बहुत सारे सेलिब्रिटीज को आपने ट्रीटमेंट दिया। तो मेरे फेवरेट है वीरू भाई, वीरेंद्र सहवाग, मैरी कॉम, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स लाइक मैथ्यू हेडन, साइमन डूल। तो सेलेब्स का या स्पोर्ट्स पर्सन का जो डाइट है, बड़ा नाप तोल की चीजें दी जाती है। जी, अगर आप सिगरेट पे सिगरेट पी रहे हो, बेकार खाना जंक फूड खा रहे हो, लेकिन आप में बॉल्डिंग जीन नहीं, आप में हेयर लॉस नहीं हो, शेफाली जरीवाला के साथ एक केस हुआ एंड शी लॉस्ट हर लाइफ। तो उन्होंने अपेरेंटली विटामिन सी के इंजेक्शंस। बहुत सारे फिल्म स्टार्स को मैंने देखा, एक टाइम पे वो बड़े डार्क थे, अब लेटली उनकी स्किन ब्राइट हो गई है। क्लिनिक्स में लेजर बेस्ड एंटी टैनिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिससे जो पिगमेंट बन गया, जो मेलानिन बन गया, उसको आप कम करते हो। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है कि बालों के लिए शैम्पू, फेस के लिए फेस वॉश, हाथ के लिए हैंड वॉश, बॉडी के लिए साबुन या बॉडी वॉश। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इन्हें बाल झड़ने शुरू हो जाए तो उनको पूरे बाल हटवा देने चाहिए। भाई रेजर मत चलाओ, बच्चे लड़कों को बताया ज्यादा शेव मत करो, बहुत जल्दी दाढ़ी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर गौरांग जी। सर, क्या फेमस आदमी हो, अब आपने धमाल मचा रखा है पूरी मार्केट में। जवान से लेके बूढ़े तक हर आदमी चाहता है कि आपसे टिप्स लें, क्योंकि ब्यूटी और बाल ये दो चीजें हैं जो सबको चाहिए, बिल्कुल, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। 100%। तो हम बालों से शुरू करते हैं। हाँ, सही। सर, आज अगर हम देखते हैं पहले के मुकाबले लोगों के हेयर फॉल प्रॉब्लम स्पाइक हो चुके हैं बहुत ज्यादा। आपको क्या लगता है कि इसके क्या रीजंस होते हैं? तो देखिए, ये तो बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपका कि हेयर लॉस बढ़ भी गया है, ज़्यादा लोगों को हो रहा है, और इम्पोर्टेंटली यंगर एज ग्रुप में हो रहा है। तो इसलिए अवेयरनेस, इसलिए लोग परेशान ज़्यादा है। 50 साल की एज में हेयर लॉस से इतना ज़्यादा कोई परेशान नहीं होता। 20 साल में लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो मेरे हिसाब से जो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है द डिटोरिएटेड लाइफस्टाइल। जो हमारा पिछले इस जन 10 साल में, 20 साल में जो हमारा डिटोरिएशन हो गया लाइफस्टाइल में, अब वो आप डाइट की बात कर लो, न्यूट्रिशन की बात कर लो, स्लीप हैबिट्स की बात कर लो, स्मोकिंग, अल्कोहल या अदर सब्सटेंस अब्यूज़ की बात कर लो, स्ट्रेस लेवल्स की बात कर लो, एयर पोल्यूशन की बात कर लो, सब कुछ डिटोरिएट हुआ है, और ये बहुत बड़ा रोल है क्यों यंगर एज ग्रुप में हेयर लॉस, शुगर, हार्ट डिजीज़, ये सब कुछ बढ़ गया है, एंड हेयर लॉस तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा एक और जो फैक्टर है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है ह्यूमन इवोल्यूशन। ये बॉल्डनेस की तरफ है। जैसे कि अच्छा। टेलबोन, मंकीज़ में लंबी टेल होती थी, धीरे-धीरे वो टेलबोन अब हमारी खत्म सी हो गई। अपेंडिक्स, जो कि पहले बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन था मैमल्स के अंदर, ह्यूमन्स के अंदर वो बेकार है। अपेंडिक्स काट भी लो, फ़र्क नहीं पड़ता। गॉल ब्लैडर निकाल भी लो, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, ये बॉडी के लिए यूज़लेस हैं। वैसे ही बाल हमारी बॉडी के लिए यूज़लेस है, हमारी बायोलॉजी के लिए कोई रोल नहीं है बाल का। वो सिर्फ़ ऐसे ब्यूटी है, कैसे? ये सिर्फ़ ब्यूटी है। सो पहले होता था कि भई भालू बंदर में ज़्यादा बाल होते थे, या अगर आप निएंडरथल मैन की बात करो जो केव मैन है, वो हेयरी ज़्यादा होते थे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा हीट प्रोटेक्शन वाला रोल आता था। लेकिन अगर आप इमेजिन करो, क्या हम बॉडी हमारी हेयरलेस नहीं होती जा रही है विद टाइम? पहले बहुत हेयरी लोग होते थे, अब इतने हेयरी नहीं होते क्योंकि ये जो बाल बनाने वाला जीन है, वो कमज़ोर होता जा रहा है, बॉडी उसको हटाती जा रही है। तो इसकी वजह से भी बॉल्डनेस अब ज़्यादा कॉमन होने लगी है। इस शिफ्ट में कई 100 साल लग जाते हैं, बट इस जनरेशन में जेनेटिक शिफ्ट के साथ-साथ जो चेंज इन लाइफ़स्टाइल देखा है, उसकी वजह से ये एक बहुत ड्रामेटिक चेंज आया है। इसको हम बोलते हैं कि डेमोग्राफिक्स ऑफ हेयर लॉस में। यंग एज में और एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में हेयर लॉस होने लगा है बिकॉज़ ऑफ दीज़ 2 रीज़न्स। आज से अगर 100 डेढ़ 100 साल के बाद अगर आप देखोगे, मेरा गेस है कि हम बाल्ड हो चुके होंगे। वो हमारे लिए नॉर्मल होगा। अगर आप राज कॉमिक्स याद करो, महामानव याद करो, इवॉल्व्ड ह्यूमन, उसको बाल्ड दिखाया गया है। एलियंस को भी ऐसे ही दिखाया एलियंस जाता को भी ऐसे दिखाया गया है। एलियंस में चलो जब भी हम इवॉल्व्ड एलियंस की बात करते हैं, उनको बाल्ड दिखाया जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, हाई ब्रेन फंक्शन बट बाल्ड, हेयरलेस। सो प्रोबब्ली ह्यूमन इवोल्यूशन उसी तरफ जा रहा है। है। ये डीएनए में म्यूटेशन है। नहीं, हाँ, वही जैसे सारे हम हर इवोल्यूशन डीएनए के म्यूटेशन के थ्रू ही होता है। डीएनए में चेंजेस होते हैं। ओके। जैसी जिसकी नीड है, जैसी ऑर्गेनिज्म की, वैसी डीएनए में चेंज होता जाता है। जो चीज़ उसको नहीं चाहिए वो डीएनए हटाता जाता है, जो चीज़ उसको चाहिए वो बढ़ाता चला जाता है। ब्रेन कैपेसिटी हमारी बढ़ती चली जा रही है। हमारे स्कल्स, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी आज से 5000 साल पहले वर्सेस आज बहुत डिफरेंट है। तो ये सारा डीएनए पे चेंजेस के थ्रू ही होता है ये।
अच्छा, अगर हम बात करें सर कि आज से कुछ साल पहले, 10 साल 20 साल, लोग ज़्यादातर गाँव में रहते थे और आज भी जो लोग गाँव में रहते हैं, जो बड़ा काम करते हैं खेतों में या फिर बहुत बी ग्रेड या सी ग्रेड सिटीज़ की बात करें, वहाँ पर हेयर लॉस की प्रॉब्लम्स सिर्फ जेनेटिकली देखी जाती है, लाइफ़स्टाइल की वजह से नहीं है। करेक्ट। तो ऐसा वो लोग क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं जो ए ग्रेड सिटीज़ या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं फॉलो कर पा रहे हैं? तो ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका कि अगर हम रूरल वर्सेस अर्बन पॉपुलेशन में देखें, हेयर लॉस दोनों जगह है, लेकिन अर्बन में ज़्यादा है, यंगर एज पे है वर्सेस रूरल। हुँ, और यही जब मैं लाइफस्टाइल की बात कर रहा था, इसी शिफ्ट के बारे में बात कर रहा था। क्या वो एक गाँव का आदमी बेटर कर रहा है, जो एक शहर मेट्रो का आदमी नहीं कर रहा है? स्लीप साइकिल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, और आपने अब सुना भी होगा, देखते भी होंगे कि हमारी बॉडी हील ही होती है ड्यूरिंग स्लीप। हुँ, फिटनेस इन्फ्लुएंसर की आप बात सुनो, फिटनेस एक्सपर्ट्स की बात सुनो, तो बोले आपकी जो मसल ग्रो होती है ड्यूरिंग स्लीप, नॉट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। वो तो टूट रही है स्लीप में। आप तो जब आप सो ही नहीं रहे हो, तो जो पूरे दिन का आपका स्ट्रेस है, आपकी बॉडी पे वेयर एंड टियर है, आपके बालों पे, आपकी स्किन पे जो वेयर एंड टियर है, वो आप हील कब करोगे? तो हमारी स्लीप साइकिल छोटी है मेट्रोज में। साइकिल के साथ साथ स्लीप क्वालिटी बहुत खराब है। रेम स्लीप बहुत ही कम हो गई है लोगों की। जो लोग बैंड्स या रिंग्स पहनते हैं, अपनी स्लीप को ट्रैक करते हैं, वो देखते हैं कि हम सो तो रहे हैं, लेकिन हमारी स्लीप की क्वालिटी ऐप बता रहा है कि बहुत बेकार है। तो स्लीप क्वालिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेकेंड मेन इज डाइट। अगर आप गांव का खाना देखें तो काफ़ी प्योर खाना है, न्यूट्रिशन डेंस रिच फूड है, फास्ट फूड नहीं है। और वही आप मेट्रो का खाना देखें तो आप हम देखो हम लोग क्या खाते हैं आजकल। अब फास्ट फूड के नाम पे हम बर्गर खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां तो हम सोचते भी नहीं है, कितना प्रोटीन लें हम, वो हम सोचते भी नहीं है। हमारे खाने में फल फ्रूट ये है कि हम देखते भी नहीं है। और जो खा भी रहे हैं वो सारा मिलावटी खा रहे हैं। वो उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिशन के नाम पे सप्लीमेंट्स बस खा लेते हैं। तो यहाँ पे डाइट का बहुत बड़ा रोल है, जो कि छोटे शहरों में या गाँव में लोग थोड़ा-सा ज़्यादा बेटर उनके स्पाइनल लेवल पे उनका सेकंड नेचर है कि हमें ये अच्छा खाना खाना है, हमें ये फास्ट फूड पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना है। और हमारे लिए फर्स्ट नेचर हो गया कि हमें पिज़्ज़ा बर्गर खाना है, हमें कोल्ड ड्रिंक्स पीने हैं, हाई शुगर फूड खाना है। जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, जो कि आपके हेयर और स्किन के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए शहरों में हेयर लॉस ज़्यादा दिखता है। एंड थर्ड इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो पॉल्यूशन है, जो पानी है, आप एक गाँव का वर्सेस दिल्ली का आप कंपेयर कर लो, कोई कंपैरिज़न ही नहीं है वहाँ की हवा और हमारी हवा में, वहाँ के पानी और हमारे पानी में। तो इन सब चीज़ों का भी रोल होता है। बाल मेरा पतला है, उस पे मैं बहुत रफ़ पानी यूज़ कर दूँ, तो ईज़िली टूट जाता है। अब उसके ग्रो होने में टाइम लगेगा, या तो रीग्रो नहीं होगा। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल आ जाता है। तो मेरे हिसाब से गाँव वर्सेस शहर में हेयर लॉस ज़्यादा शहरों में इसलिए है क्योंकि हमारा डाइट अच्छा नहीं है, हमारा स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है, और हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा सब ऑप्टिमल है। अच्छा, एक मैंने नोटिस करा, आपने भी करा ही हुँ, होगा और सब लोग जानते हैं। हुँ, गाँव में या फिर छोटे शहरों में लोग सर पे अपना तेल लगाया, हुँ, बढ़िया मालिश हुँ, करी हुँ, हुँ, और उसको रखते भी हैं। हुँ, पहले तो यही होता था कि हुँ, लोग हेयर जेल या हेयर वैक्स जैसी चीज़ होती कहाँ हुँ, थी? तो करेक्ट। लोग तेल ही इस्तेमाल करते जी, थे। जी। आज ऐसा बोल दिया जाता है कि अगर आप तेल ज़्यादा लगाते हो तो हुँ, भी आपका हेयर लॉस हो सकता है। हुँ, डैंड्रफ है तो भी है तो आप ऑयल हुँ, नहीं यूज़ कर सकते। तो हुँ, अब इस केस में ये हुँ, कन्फ्यूजन क्रिएट हुँ, होता है, हुँ, हुँ, तो कौन-सा हेयर ऑयल सही है हुँ। और क्या सही तरीका हुँ, है हुँ, लगाने हुँ। का? तो देखिए, ये आपने सही कहा, 2 बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। हुँ, एक थॉट है जो बोलते हैं नहीं बाल लगाना चाहिए, जड़ों को अच्छा हेल्दी करता है। एक थॉट है जो कई डॉक्टर्स अपनाते हैं कि नहीं बाल तो एकदम लगाना है। हमारी भी ट्रेडिशनल टीचिंग ये है कि तेल तो लगाना ही नहीं चाहिए, उससे बाल हेयर रूट्स खराब हो जाते हैं और ये हो जाता है। दोनों ही गलत है, या लेट्स से एक जो सही है वो एक मिडवे है। तो ये बात श्योर है, ये बात साइंटिफिकली पक्की है कि जो हम नॉर्मल तेल इस्तेमाल करते हैं, नारियल तेल, बादाम तेल, मस्टर्ड तेल, इसका रूट तक ये नहीं पहुंचता है। ये रूट को पोषण नहीं देता है, ये कंडीशनिंग के लिए है। तो अगर आप तेल को हेयर लॉस के लिए यूज़ कर रहे हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि मैंने ऑयल खूब लगा रहा हूँ, मेरा हेयर लॉस नहीं होगा, तो आप गलत है। और दूसरी तरफ अगर आप ये सोच रहे हैं मैं ऑयल लगा लूँगा तो मेरा हेयर लॉस हो जाएगा, ये भी गलत है। ऑयल मेडिकली न्यूट्रल है, ना वो हेयर लॉस को बढ़ा रहा है, ना हेयर लॉस को कम कर रहा है। ऑयल का काम है जो हमारा हेयर है, लेंथ ऑफ हेयर, इसको कंडीशन करना, इसमें चमक लाना, इसके ऑयल को रिस्टोर करना, इसकी मजबूती बढ़ाना। तो ऑयल यूज़लेस नहीं है, ऑयल खराब नहीं है, लेकिन ऑयल इतना यूज़फुल भी नहीं है। कौन से ऑयल यूज़फुल हैं? वो है आयुर्वेदिक ऑयल जो होते हैं, जो अनियन ऑयल हो गया, रोज़मेरी ऑयल, कैस्टर ऑयल, ये सारी चीज़ें थोड़े बहुत रूट स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ लेके आती हैं। तो ये आप अपने हेयर लॉस के लिए, माइल्ड हेयर लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन कैस्टर ऑयल तो बहुत थिक होता है सर। उसको पतला करना पड़ता है, तो कैसे? कैस्टर ऑयल तो डायरेक्टली लगा ही नहीं सकते। तो हाँ। आप कैस्टर ऑयल को यूज़ करने का तरीका ये है कि 1 भाग आप कैस्टर ऑयल लें, उसको 3 भाग बादाम के तेल के साथ डाइल्यूट कर लें, ताकि अच्छा। वो लग पाए। वही रोज़मेरी ऑयल में भी होता है। रोज़मेरी ऑयल डायरेक्टली लगाएँगे तो बहुत इरिटेटिंग ऑयल होता है ना? एसेंशियल ऑयल बोलते हैं हुँ। उसको। उसको पहले अपने नॉर्मल ऑयल से डाइल्यूट कर लें, फिर लगाएँ। नॉर्मल में बादाम का ही सही बादाम है। तेल थोड़ा-सा पतला है। बाकी जिनका हेयर बहुत ड्राई है, स्कैल्प बहुत ड्राई है, वो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। वो ओके। थोड़ा-सा हेवियर ऑयल होता है। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हेयर ऑयल जो हम नॉर्मल हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, वो मेडिकली न्यूट्रल है, उससे ना हेयर फॉल बढ़ता है, ना हेयर फॉल कम होता है। तो अगर आपको चंपी करना अच्छा लगता है, आपको रिलैक्सिंग लगता है या आपके बालों में सूखापन है, तो आप आधे घंटे से 45 मिनट तक उसको लगाएँ, फिर उसको वॉश कर लें। ये सही तरीका है हेयर को ऑयल करने का। अच्छा। ठीक है? दूसरा, ये आप अगर वर्ड सोचोगे तो ये है हेयर ऑयल, बाल का तेल। ये सर का तेल नहीं है, ये स्कैल्प ऑयल नहीं है। तो ऑयल लगाने का तरीका यहाँ पे चंपी नहीं, ऑयल लगाने का तरीका ऊपर से लगाना, लेप की तरह आधे घंटे छोड़ना और फिर वॉश कर लेना। ऑयल ने अपना काम कर दिया। और वो ठंडा-ठंडा कूल-कूल जो लगाते हैं वो लोग वो रिलैक्सेशन है, वो लगा के मज़ा आता है। च च च चम नुकसान नहीं देता और लेकिन। कोई नुकसान नहीं है। बहुत ज़्यादा मेंथॉल अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आपको स्कैल्प इरिटेशन हो सकता है एट द मोस्ट, बट ओके। एज़ सच कोई नुकसान नहीं है। सर एक और चीज़ है, अब तो नहीं होता है ऐसा हुँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ रहे हैं, मेडिकली आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले के टाइम पे लोग दही लगा लेते थे, हुँ, मट्ठे से बाल धोते हुँ, थे, हुँ, नींबू के साथ। हुँ। ये सब चीज़ें किस तरह से काम आ सकती हैं आज के टाइम पे हाँ, भी? हाँ। नहीं देखिए, ये बहुत सारे हमारे किचन में ऐसे पदार्थ हैं जो हेयर के लिए अच्छे हैं हुँ। और दही से हेड वॉश करना डैंड्रफ के लिए रिकमेंडेड है, ये साइंटिफिक है। उससे सही हो जाता है बिल्कुल? ये मतलब माइल्ड डैंड्रफ, अगर आपका एकदम पपड़ी जम गई है तो ये बहुत माइल्ड है, फिर आपको दवाइयाँ यूज़ करनी हुँ, हुँ। पड़ेंगी। लेकिन अगर हल्की सी रूसी है, हल्की सी स्कैल्प में इरिटेशन है, तो दही बहुत सही चीज़ है। वही चीज़ नींबू में भी आता है कि अगर आपका स्कैल्प बहुत ऑयली है, लेयर जम रहा है, आपकी स्कैल्प इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ऑयलीनेस की वजह से, ड्राइनेस नहीं, ऑयलीनेस की वजह से, तो नींबू बहुत सही है। आप नींबू का रस निचोड़ के 10-15 मिनट तक लगा लो, फिर वॉश कर लो, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। एग योक की आपने बात की, अंडा जो लगाते हैं, अंडा की वही है, अंडा लगा लो या तेल लगा लो, एक ही चीज़ है। एग योक में फैट होता है जो आपके स्कैल्प को नमी देता है, आपके बालों को नमी देता है, तो इसको हम कहते हैं कंडीशनिंग एजेंट। तो इसको एज़ अ कंडीशनिंग एजेंट बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है। मेहंदी? हाँ, मेहंदी कलरिंग सब्सटेंस है। उससे कोई फ़ायदा नहीं है? उससे कोई हेयर लॉस में या हेयर टेक्सचर में फ़ायदा नहीं है, लेकिन जिनके थोड़े से बहुत ग्रेज़ हैं और वो केमिकल नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो मेहंदी वो यूज़ करते हैं। बट आजकल केमिकल फ्री हेयर कलर भी आ गए हैं, जो प्लांट से ही बने होते हैं। मेहंदी का ही एडवांस्ड एक वर्ज़न है, जिससे कलर भी अच्छा आ जाता है। जैसे मेहंदी में आपने देखा होगा ऑरेंज सा कलर हो जाता है, जो इतना सुंदर नहीं लगता। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए अब हर्बल हेयर कलर्स आ गए हैं, जो लोग केमिकल कलर यूज़ नहीं करना चाहते, वो हर्बल कलर्स यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर गौरांग, बियर से भी लोग बाल धोते हैं हाँ, हाँ, हाँ। और बड़ा शौक जी, एक टाइम पे जी, तो जी, हमें भी बहुत हुआ था कि बहुत हमने रेज भी था। कहा कि हाँ, बियर लाके हाँ, बाल धोएंगे, हाँ, बड़े सिल्की हो हाँ, जाते हैं। हाँ, उससे क्या फ़ायदा हाँ, होता है या हाँ। फिर वो भी ऐसे ही जैसे ऑयल यूज़ कर रहे हैं वही सब वैसे ही है, चीज़ें? कंडीशनिंग एजेंट है। तो हम आप कंडीशनिंग कंडी एजेंट है। जैसे आप सोच रहे हो कि शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाओ या ऐसा शैम्पू लगाओ जिसमें कंडीशनर हो। क्योंकि ये एक चमक दे देता है बालों को। वही बियर का भी काम है। पॉपुलर वो हो गया था क्योंकि सुनने में कूल लगता था हुँ। कि बियर से धो रहे हो, बियर शैम्पू सुनने में कूल लगता था। बट उससे बेटर है कि आप सिंपल ऑयल लगा लें या सिंपल कंडीशनर लगा लें। वो ज़्यादा इको फ्रेंडली भी है और फैमिली फ्रेंडली भी है। अच्छा, आंवला, शिकाकाई इस तरह के जो यूज़ करे जाते थे पहले जी, आयुर्वेदिक जी, जड़ी-बूटियाँ, जी, जी। आज उसका इस्तेमाल कहीं न कहीं सिर्फ़ दवाइयों में या फिर हाँ, शैम्पू में हो रहा है। हाँ, हाँ, एक्चुअल फॉर्म में तो लोग हाँ। नहीं कर रहे हैं, करेक्ट, रीठा। हाँ। क्या उसको आज अगर यूज़ करें तो जिनके हेयर लॉस की माइल्ड प्रॉब्लम है, हाँ, मेजर की हाँ, बात नहीं हाँ, करते, तो हाँ। क्या वो सही हो सकती है? नहीं देखो, ये रीठा, शिकाकाई सारे क्लींजिंग एजेंट्स थे। तो अगेन वही है, जिनको चाहिए कि हमें केमिकल वाले शैम्पू यूज़ नहीं करने, या पहले लोग घर में खुद वो पेस्ट बनाते थे। ये साबुन है, ये साफ़ करने के लिए है। ये आपके रूट को स्टिमुलेट करने के लिए नहीं है। तो रीठा से आपके बाल साफ़ का स्कैल्प साफ़ हो जाएगा, वो साबुन की धूल-मिट्टी, गंदगी निकल जाएगी। शिकाकाई से आपको एक कंडीशनिंग, एक सॉफ्टनेस वाला इफ़ेक्ट मिल जाएगा। तो अगर आप घर में पेस्ट बना सकते हैं, आजकल लोगों ने कम कर दिया है क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है लोगों के लिए इतना। तो लोग वो हर्बल शैम्पूज़ वगैरह यूज़ कर लेते हैं, आजकल बने-बनाए पेस्ट आते हैं, वो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो बना के यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए ये ठीक है करना, लेकिन हेयर लॉस के लिए नहीं। ये आपका शैम्पू का अल्टरनेटिव है। ओके। जैसे कई लोग हैं, नहीं हमें केमिकल से, हमें तो बिल्कुल हर्बल, प्योर हर्बल रहना है, तो ये उनके लिए फॉर वॉशिंग द स्कैल्प। वॉशिंग। हुँ, लेकिन इसके अलावा एक और मिथ है या ये हुँ, सच है, ये आप हुँ, बताएँगे? हुँ, लोग कहते हैं जब इनके बाल झड़ने शुरू हो जाए, हुँ।
तो उनको पूरे बाल हटवा देने चाहिए, मतलब उस पे रेजर लगवा लेना चाहिए, उससे हेयर ग्रोथ एक्स्ट्रा हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये भी मिथ है या ये भी सच है? ये कंप्लीट मिथ है। एक अच्छा, बहुत मिथ है बड़ा ये। झूठ है जो हमें सुनाया गया है बहुत दिनों से कि भाई आप रेजर चलाओ आपके बाल मोटे हो जाएंगे, या जो मुंडन की प्रथा आई थी वो इसलिए आई थी ताकि बच्चे के बाल बेटर आए। ये दोनों ही मिथ है। रेजर से बाल ना मोटे होते हैं ना एक्स्ट्रा आते हैं। इनफैक्ट जिनके बाल बहुत पतले हो गए हैं, जब मुझे लगता है कि बस ये तो बस अब खत्म होने वाले, मैं उनको बोलते हैं भाई रेजर मत चलाओ, क्योंकि कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि भाई बाल बहुत पतले हो गए थे, हमने रेजर चला दिया, अब तो ग्रो ही नहीं हुए, पहले से कम हो गए बाल। क्योंकि आपके स्कैल्प पे कई ऐसे बाल हैं जिनकी रूट बस मरणावस्था में है, कि एक बार वो बाल जो बना है, जो टिका है वो टिका है, लेकिन वो एक बार गिर गया, वो रूट में इतनी ताकत नहीं है कि वो बाल उगा पाएगी वो रूट। तो रेजर इस मामले में नेगेटिव हो सकता है। सो कई लोग जो हैं बार-बार शेव करते हैं कि बाल मोटे हो जाएँगे, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक बॉल्ड लुक में अपना बहुत बड़ा यूथ निकाल रहे हैं कि करो, ये करते रहो, मेरे बाल बेटर हो जाएँगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मुंडन जो किया जाता था उस समय, वो एक लैनुगो हेयर, टेम्परेरी हेयर था, उसको हटाने के लिए किया जाता था कि उसके साथ जो स्कैल्प की गंदगी वगैरह है वो निकल जाए, स्किन फ्रेश हो जाए। आप मुंडन कराएँ या ना कराएँ, बाल आपके वैसे ही आने। क्या वेस्टर्न कल्चर में मुंडन की प्रथा थी? क्या उनको हेयर, हमसे कुछ खराब हेयर है उनके? नहीं। मुंडन हाइजीन के लिए होता था, ना कि हेयर ग्रोथ के लिए। बट वो वहाँ से वो चल गया कि शेव करो और आपकी बाल ज़्यादा हो जाएँगे। इसी पे एक और ऐड करना चाहूँगा, लड़कियों को बताया जाता है कि शेव ना करो अपने हेयर रिमूवल के लिए, बाल मोटे हो जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सिंग से बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप शेव कर लो। ओह, अच्छा। तो आपका पैसे भी कम लगेंगे, आपका टाइम भी कम लगेगा और वो आपके स्किन के लिए ज़्यादा सेफ भी है। शेविंग से लड़कियों में बाल थिक नहीं होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है जो हमें बताया गया है कि आप लड़कों को बताया कि ज़्यादा शेव मत करो, बहुत जल्दी दाढ़ी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। लड़कियों को बताया जाता है कि अपने हेयर को शेविंग से रिमूव मत करो और थिक हो जाएँगे, पोकी हो जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जब बाल छोटा ग्रो होता है वो हार्ड फील होता ही, वो नेचुरल है। और फिर धीरे-धीरे वो सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर लड़कियों को जो सुन रही हैं, उनको लगता है कि हम शेव कर लें, क्विक है, तो बिल्कुल करें, वो सेफ है आपके लिए। वैक्स ना करें। वैक्स से आपका रूट से बाल निकल जाता है, तो उसको बाहर आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। क्या वैक्स करने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ता है। अगर आपका बाल हार्ड है या आपकी वैक्सी स्ट्रिप गंदी है, तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, इरिटेशन भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं पोस्ट वैक्सिंग फॉलिकुलाइटिस। बहुत सारे पेशेंट्स को ये कंप्लेन आती है कि जब हम वैक्स करते हैं, हमारे स्किन में दाने निकल आते हैं पिंपल की तरह। क्योंकि जब आप वैक्स कर रहे हैं, ऐसे बाल को खींच रहे हैं, तो आपने सुना है एक टर्म बाल तोड़। जी। बाल तोड़ क्या होता है? कि आपका जब रूट टूटता है, जब आप रूट बाल को खींचते हो, तो वहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन आता है, इरिटेट होती है आपकी स्किन और वहाँ पे एक पिंपल, वहाँ पे एक इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है। सो वैक्सिंग से ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। जिनकी बहुत पतले सॉफ्ट हेयर हैं, वैक्सिंग बहुत आराम से बाल को खींच रही है, उनको नहीं होगा। लेकिन थोड़े से भी अगर हार्ड हेयर है, रफ हेयर है और वैक्सिंग में ताकत ज़्यादा लग रही है, फ़ोर्स ज़्यादा लग रही है, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क पे हो फॉलिकुलाइटिस के। वो ठीक हो जाता है 8-10 दिन में, लेकिन वो मार्क्स भी छोड़ सकता है, व्हिच डज़ नॉट लुक नाइस। सो अगर मुझे चॉइस दी जाए वैक्सिंग या शेविंग, तो आई विल चूज़ शेविंग ओवर वैक्सिंग। पर वैक्सिंग का फ़ायदा ये है कि वो क्योंकि बिल्कुल रूट से बाल निकल गया, तो उसको बाहर आने में महीना, डेढ़ महीना लगेगा। शेविंग में तो आपने बस उसको सरफेस से काटा है, हुँ। तो हर तीसरे चौथे दिन वो आपको नज़र आने लगेगा। बस ये डिफ़रेंस बस है। खाली वो दिखने का फ़र्क होता है। वो दिखने का बस फ़र्क है। ओके, कब वो ग्रोथ आपको स्किन के ऊपर दिख रही है। ओके। डॉक्टर, मैं ना जितनी बातें करूँगा ना, मैं बहुत लेमैन वाली बातें हाँ, करूँगा हाँ, ताकि बड़ा हाँ। हम अपनी रियल लाइफ़ से कनेक्ट कर जी, सकें जी, जी, उसको। जी, बिल्कुल। अच्छा, अभी आई डोंट नो इट इज़ राइट टू टेक नेम और नॉट, हुँ, लेकिन बड़े सारे ऑयल हुँ। फ़ेमस हुए कि जी। इनको लगाइए जी, जी, आप जी, जी। और आपके हुँ, बाल भयंकर लंबे हुँ, होने वाले हुँ, हैं, आपके हुँ, बाल उग जाएँगे। हुँ, हुँ, और बड़ा उसको पब्लिसाइज़ करा गया, हुँ, पब्लिसिटी करी गई, हुँ, उसको बहुत फंडिंग मिली है। हुँ, क्या ऐसे ऑयल्स से फ़ायदा मिलता है? हुँ, जो ये बताया जाता है कि जड़ी-बूटियों से बना हुँ, हुआ है और हुँ, एक ट्राइब है जो उसको बना रही है, जी, जी, उनके जी। पास कुछ ऐसी विद्या है। जी, जी, तो क्या जी। ये होता है या फिर हाँ, वो भी बेकार है? हाँ, नहीं तो बेकार नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है उसके आस-पास भी नहीं है। तो जैसे हमने बताया कि कई सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें हेयर रूट्स को स्टिमुलेट करने की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपका अगर अर्ली हेयर फॉल है और आप चाहते हैं कि भई हम ज़्यादा केमिकल वाली ट्रीटमेंट में ना जाएँ, थोड़ा बहुत सीज़नल हेयर फॉल हो रहा है या थोड़े-से बाल पतले लग रहे हैं, तो आप ये वाले जो हर्बल हेयर ऑयल्स आते हैं, मैं नाम लूँगा आदिवासी हेयर ऑयल, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे क्लेम ये सारे आ जाते हैं ना कि बाल उग जाएँगे और बहुत घने हो जाएँगे और ख़ास तौर से लंबे हो जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
ये सारी नॉन साइंटिफिक बातें हैं। बालों की लेंथ डिपेंड करती है कि आपको रूट को एनाजन फेज कितना लंबा मिला है। अगर मेरा एनाजन फेज 2 साल का है तो मेरे बाल कंधे से लंबे नहीं होंगे, चाहे जो मर्जी मैं कर लूँ। और अगर जिन जेनेटिकली ब्लेस्ड लोगों का एनाजन फेज 6 साल का है, उनके बाल कमर तक आएंगे, घुटने तक आएंगे। तो ये लोग जो मॉडल यूज़ करते हैं अपने विज्ञापनों में, अपने एड्स में, वो वही जेनेटिकली ब्लेस्ड लोगों को यूज़ करते हैं। अब कौन अपने हेयर लॉस प्रोडक्ट के ऑयल में एक नॉर्मल बंदे को रखेगा? उसी को रखेगा जिसके बाल ऑलरेडी जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं। तो बस जनता को ये समझना चाहिए कि क्या साइंस है, क्या साइंस नहीं है, क्या सिर्फ टॉल क्लेम्स हैं। ड्रीम सेलिंग पता चल जाता है जब भी आपको ऐसी कुछ सुनने में आपको खुद ही नहीं लगता है कि ये बस तेल लगा लो और बाल उग जाएंगे। सुन के ही पता है, आपको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो ड्रीम सेलिंग है और कई बार आप उस ट्रैप में फंस जाते हो। तो मेरा ये मैसेज है कि अगर आपका अर्ली हेयर लॉस है, माइल्ड है, तो आप वो ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक्सेसिव अगर है तो ट्राई कर लो, अगर आपकी मर्जी है, पानी ही ट्राई कर लो, क्यों ऑयल करोगे? लेकिन उससे बात नहीं बनेगी आपकी। ओके। डॉक्टर, एक बात मेरे को समझनी थी कि जैसे कि आपने एक और बात बोली कि जेनेटिकली अगर किसी के फादर की या ग्रैंडफादर, एक चला आ रहा है कि इनके हेयर लॉस होते ही हैं इस सर्टेन एज में आके, ये गारंटीड है कि उनके बच्चों के हेयर लॉस होंगे ही होंगे, या कोई तरीका है कि उनके हेयर लॉस ना हो? तो पहले तो बिल्कुल ऐसे कोई गारंटीड नहीं है कि अगर फादर ग्रैंडफादर बॉल्ड हैं तो मैं भी बॉल्ड होऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ग्रैंडफादर बॉल्ड हैं, मेरे फादर भी बॉल्ड हैं, मैं नहीं बॉल्ड, मुझे वो जीन नहीं आया, मैं बच गया। तो जीन्स आएंगे या नहीं आएंगे, ये सारा प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। एक ही फैमिली में 4 भाई हैं, उसमें से 2 बॉल्ड हैं, 2 बॉल्ड नहीं है। उसी फैमिली के सगे 4 भाई हैं, जिसमें से 2 बॉल्ड हैं, 2 बॉल्ड नहीं है। ये सब कुछ प्रोबेबिलिटी है कि किसमें वो जीन आया, किसने वो जीन किसमें एक्सप्रेस हुआ। तो जेनेटिक मेकअप तो ऐसा होता है कि ऐसे सामान फेंक दिया गया, किसके हाथ में क्या आया, दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। बॉल्डिंग जीन भी इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ चांस। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर मेरी फैमिली में बॉल्डनेस चली आ रही है तो मुझे भी होगी, या मुझे है तो मेरे बच्चे को भी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आजकल हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, एंटी एजिंग फॉर हेयर, कि भाई अगर आपके अंदर जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है, आपके फैमिली में बॉल्डनेस है, तो आप 18 साल से अपने हेयर को चेक करवाना शुरू कर दो। या तो घर पे कर लो, घर पे आप एक बेसिन टेस्ट नाम की चीज़ होती है, वो कर सकते हो। कैसे होता सर वो? महीने 2 महीने में गीले बालों पे कंघी चलाओ, और जो बाल टूट रहे हैं वो एक वाइट पेपर पे या वाइट कपड़े पे इकट्ठे करो। अगर 10 से 12 स्ट्रोक में आपके 50 से कम बाल टूट रहे हैं, तो दिस इज़ अ गुड साइन, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं है। और अगर जो बाल टूट रहे हैं, मान लो ज़्यादा भी टूट रहे हैं, उसमें से 10% से कम 90% मोटे लंबे बाल हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? जब आपके बहुत ज़्यादा 100 से ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, या जो बाल टूट रहे हैं उसमें से 15-20% या ज़्यादा छोटे पतले बाल हैं, तो ये प्रॉब्लम है, ये अलार्म साइन है। डॉक्टर हमारे पास कोई आता है अपना चेकअप कराने के लिए, तो हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में उनके स्कैल्प की पिक्चर्स ले लेते हैं कि हेयर की डेंसिटी कितनी है, थिकनेस कितनी है, नॉर्मल से कम तो नहीं हो रही है। ये हम चेक करके उनको बता देते हैं कि क्या आपको हेयर थिनिंग की शिकायत है या नहीं है। क्योंकि सामने से हेयर थिनिंग एबनॉर्मल दिखने के लिए आपको ऑलरेडी 50% वॉल्यूम लॉस होना पड़ेगा। मतलब आपके बाल आधे हो जाएँगे, तभी आप रियलाइज़ करोगे कि आपको हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, आधे होने के बाद। तो अगर आपके अंदर बॉल्डिंग जीन आ ही गया है, तो आप अपने हेयर लॉस को अर्ली डायग्नोसिस के द्वारा डिले कर सकते हो, सही टाइम पे इंटरवेंशन करके। अपने लाइफ़स्टाइल बेटर करके, माइनर हेयर सीरम्स या हर्बल हेयर ऑयल्स लगा के, डाइट को बेटर करके, लेकिन टोटली प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जीन कभी ना कभी तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही। लेकिन अगर एक एज के बाद 40-50 साल के बाद अगर थोड़ा हेयर लॉस हो भी जाता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? 20-22 साल में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे रोल है अर्ली डायग्नोसिस का। सर बड़ी अजीब सी चीज़ लगेगी सुनने में, शायद हाँ, सुनने वालों को भी। हाँ। जब हम ये बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आएगी, हुँ, ये मेजरली लड़कों के अंदर देखी हुँ, जाती है, हुँ। लड़कियों के अंदर नहीं देखी जाती, ऐसा करेक्ट। क्यों है? ये सारा हार्मोन्स का गेम है। जो बॉल्डिंग है, वो सारा मेल हार्मोन की वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो हमारे अंदर, लड़कों के अंदर, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हेयर फॉल भी ज़्यादा होता है और बॉल्ड की तरफ हम जाते हैं। वहीं अगर आप बॉडी के हेयर की बात करो, तो यही टेस्टोस्टेरोन बालों को बढ़ा रहा है। तो जो मेल हार्मोन है, उसका काम है सर के बालों को कम करना और बॉडी के बालों को बढ़ाना। तभी लड़कों में सर पे कम बाल होते हैं, बॉडी पे ज़्यादा बाल होते हैं। लड़कियों में सर पे ज़्यादा बाल होते हैं, बॉडी पे कम बाल होते हैं। ओह! अच्छा। सो दिस इज़ ऑल हार्मोन्स। उनके अंदर है ईस्ट्रोजन प्रेडोमिनेंटली, जो बालों के लिए अच्छा है।
और सर के बालों के लिए अच्छा है। तभी लड़कियों में प्रेगनेंसी में उनकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे बाल कब होते हैं? प्रेगनेंसी में, क्योंकि एस्ट्रोजेंस बहुत हाई होते हैं। हमारा जो हार्मोन है वो सर के बालों के लिए नेगेटिव है। तो इसलिए हेयर लॉस और बाल्डनेस लड़कों में बहुत ज़्यादा होती है, लड़कियों में बहुत कम होती है। सर एक प्रॉब्लम होती है ऑटो इम्यून जी, डिजीज, जी, 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 जिसकी वजह से बहुत सारे लोग होता है कि रात को सोए और सुबह उठे बाल गायब। जी, करेक्ट। अब ये एक ऐसी चीज है जिसको आप पहले नहीं डायग्नोज कर सकते या पता ही नहीं होता, तो इस चीज से बचने के लिए क्या करा जाए? नहीं, ये जो ऑटोइम्यून प्रॉब्लम की वजह से जो हेयर लॉस होता है उसको एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। और बहुत ही अच्छा आपने ये क्वेश्चन उठाया, क्योंकि हेयर लॉस बहुत तरीके के हेयर लॉस होते हैं। हम जो हेयर लॉस के बारे में जनरली बात करते हैं वो नॉर्मल हार्मोनल एज रिलेटेड और हार्मोन रिलेटेड हेयर लॉस है, जेनेटिक हेयर लॉस है। लेकिन ये ऑटोइम्यून बहुत कॉमन कॉज ऑफ हेयर लॉस ऑटो इम्यूनिटी भी है, और इससे आप कोई बचाव नहीं है। ये बैड लक है, ये एक्सीडेंट है। ये हो गया, होना है तो होगा, आप कुछ कर नहीं सकते हो गया तो आप इसको ट्रीट करो, बाल वापस आएँगे, दोबारा होना है तो दोबारा भी हो सकता है। ओके। सो ये जो रातों रात बॉल्ड पैच बनने की जो प्रॉब्लम है उसको एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं, इससे कोई बचाव नहीं है। अच्छा, इसको ये भी कहते हैं कि बालों में कीड़ा लग गया, हाँ, ये एक हाँ, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं कि उसमें लहसुन जो होता है हाँ, उसको घिस के हाँ, बालों में हाँ, लगाइए, हाँ। उससे बाल आ जाते जी, हैं, तो जी। ये कितना सही है? हाँ, ये सही है, आई एग्री। सही तो है। एक तो कीड़ा नहीं लगा, ये हाँ। कहने का एक्सप्लेन करने का एक तरीका है कि कीड़ा लग गया। यहाँ यहाँ कोई कीड़ा नहीं है, यहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये फंगस नहीं है, ये एक से किसी और को नहीं हो सकता। ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, अंदर उस जगह पे बैड सेल्स आ गए हैं, जो आपके हेयर फॉलिकल को किल कर रहे हैं, राइट? अब इसका जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है वो टाइम पे छोड़ दो। अपने आप बॉडी उसको ठीक कर लेगी, वो वापस आ जाएगा। आपको लगता है थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए, तो अपना घरेलू उपचार कर लो। अदरक रगड़ लो, लहसुन रगड़ लो या प्याज रगड़ लो। इससे क्या होता है, हल्की सी इचिंग, अगर आपने कभी-कभी ट्राई करना, आप हल्का सा प्याज रगड़ो या अदरक लहसुन रगड़ो, आपको हल्की सी इचिंग फ़ील होगी। हुँ। इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट इम्यूनोथेरेपी। तो जब आप हल्की सी इचिंग वाले पदार्थ अपने स्कैल्प पे, अपने उस बॉल्ड पैच पे लगाते हो, तो जो खराब सेल्स हैं वो दबती हैं, और जो गुड सेल्स हैं वो बेटर होती हैं, और आपका हेयर फॉलिकल फिर से फ्री हो जाता है और बाल आने लगता है। और इसी के बेटर तरीके आ गए हैं। कुछ ऐसे क्रीम्स होते हैं, कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, और थोड़ा-सा फास्टर हेयर रीग्रोथ के लिए। सो एलोपेशिया एरियाटा में लहसुन का रगड़ना, पर्टिकुलरली अगर वो किसी बच्चे को हुआ है या बहुत छोटा-सा पैच है, तो ये सही चीज़ है, करेक्ट ट्रीटमेंट है ये। ओह नाइस, जी। नाइस। अब मैं थोड़ा-सा आता हूँ लड़कियों पे, क्योंकि जितने भी कलर्स हैं, हाँ। जो अलग-अलग तरह के यूज़ हो रहे हैं, और यस हेयर स्ट्रेटनिंग है, हुँ, ज़्यादातर लड़कियाँ कराती है, जी, लड़के तो कराते नहीं हैं, कम इतना कराते हैं। हाँ, करते हैं, हाँ, और करते भी हैं तो शायद वो हेयर वैक्स या फिर वो जो आजकल कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो हाँ, यूज़ करते हैं। हाँ, तो ज़्यादा प्रॉब्लम लड़कियों को कई बारी आती है हाँ, उनके बालों को लेके, बालों का पतला होना या हाँ। उनके बालों की एक टेक्सचर ही बिगड़ जी, जाना करेक्ट। या उनकी हेल्थ खत्म हो जी, जाना। जी। तो ये एक स्ट्रेटनिंग की वजह से भी हुँ, होता है, जो हुँ, केरास्टेट और ये सब कराते हैं, आई हुँ, डोंट नो व्हाट दे हुँ, नेम इट, हुँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कितना नुकसानदायक होता है ये केमिकल का हुँ, यूज़ हुँ, करना, हुँ, और किस तरह का फिर उनको ट्रीटमेंट हुँ, कराना चाहिए हुँ। या नहीं कराना ठीक चाहिए? है। देखिए, आइडियल तो ये है कि आप कुछ भी मत करो, ये आइडियल है। लेकिन हमें प्रैक्टिकैलिटी भी देखनी है, और इसको हम कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो जो लड़कियाँ स्मूथनिंग करवाती हैं या केराटिन कराती हैं, हेयर बोटॉक्स करवाती हैं पार्लर्स में, तो ये बालों को टेम्परेरी तौर से खूबसूरत तो दिखाता है। वो चमक एंड दैट शाइन, वो नेचुरल हेयर में नहीं आती, जो आप ट्रीटेड हेयर पे ला पाओगे। हाइलाइटिंग कई लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है, उन पे अच्छा भी हुँ, दिखता है। तो अगर आप वन्स इन अ व्हाइल करा रहे हो, वन्स इन अ व्हाइल मतलब 6 महीने में 1 बार करा रहे हो, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, उसके बाद उसकी केयर जो ऑयलिंग वगैरह है वो अच्छी तरह से कर रहे हो, तो आपको इतना बहुत लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं मिलेगा। हाँ, आपके बालों का टेक्सचर ज़रूर खराब होगा जिस बाल पे वो केमिकल लगा है, बट जो नया बाल आएगा वो अभी भी अनटच्ड आएगा। तभी आपको वो रिपीट करना है, अगर आपको वो ट्रीटमेंट अच्छा लगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब लोग एक्सेसिव यूज़ करने लगते हैं। मैंने कई बार देखा है कि पूरा ब्लॉन्ड कलर कर लिया, हाइलाइट इज़ ओके, लेकिन पूरा ब्लॉन्ड कलर कर लिया, अपने सारे बालों पे केमिकल लगा लिया, तो बिल्कुल झाड़ू जैसे बाल हो जाते हैं, बिल्कुल टेक्सचर खराब हो जाता है। हर 1-1 महीने पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आज ये कलर, फिर वो कलर, फिर वो कलर। तो आप बाल को रिपेयर होने का टाइम नहीं दे रहे हो। जो भी बाल नया ग्रो हो रहा है, आप फिर से उस पे केमिकल लगा दे रहे हो। तो यहाँ पे आपके बाल ऑलमोस्ट हर टाइम एक खराब टेक्सचर में जा रहा है। तभी फिर वो हमारे पास आते हैं कि हमारा टेक्सचर जा रहा है, बाल झाड़ू जैसे दिख रहे हैं, लाइफलेस दिख रहे हैं, ब्रेकेज हो रही है, डबल स्प्लिट एंड्स दिख रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ही केमिकली ट्रीट कर दिया अपने बालों को बहुत फ्रीक्वेंटली। तो मैं अपने पेशेंट को ये एडवाइस देता हूँ कि अगर आपको केराटिन या स्मूथनिंग करना अच्छा लगता है, पहले तो मत करो। बट अगर बालों में बहुत फ्रिज़ीनेस है
और अगर वो उसको आपको वो करा के खुशी मिलती है, इट लुक्स बेटर, तो फिर आप 5-6 महीने में एक बार करो। थोड़ा-सा ब्रीदिंग स्पेस भी दे दो अपने हेयर को और उसकी केयर प्रॉपरली करो, क्योंकि केयर में क्या करना है, माइल्ड शैम्पूज़ यूज़ करो, क्योंकि ऑलरेडी आपने स्कैल्प को ट्रीट कर दिया है। उसके जो ऑयल बॉन्ड्स हैं, उसकी ऑयल जो कवरिंग है, वो हट चुकी है। अब साथ में आप हार्श शैम्पूज़ यूज़ करोगे, बहुत ज़्यादा रोज़ ब्लो ड्राई करोगे, तो फिर और डैमेज कर रहे हो। उससे आपके बालों की क्वालिटी परमानेंटली भी खराब हो सकती है। आप हमेशा ब्रेकेज में रहोगे। रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर आपको ट्रीटमेंट्स वगैरह लेने पड़ेंगे। तो जेंटल रहो अपने बालों के लिए, कभी-कभी साल में 1 या 2 बार अपने शौक पूरे कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विटामिन ई का बड़ा रोल बताते हैं हुँ, सर कि हुँ, बाल अच्छे हो जाते हैं, तो हुँ। शुड वी टेक और एनीवन टेक विटामिन ई? विटामिन ई से बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं एंड हेयर इज़ वन ऑफ देम। विटामिन डी से हार्ट अच्छा होता है, कार्डियो हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है और हेयर हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। क्योंकि विटामिन ई से एक ऑयल सॉल्युबल विटामिन है ये, जो जनरली हमारे डाइट में नहीं होता है। तो अगर आप साथ में सप्लीमेंट के तौर पे आप लेते हो, तो आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा अपने स्किन और हेयर पे। लोग क्या करते हैं कि विटामिन ई की कैप्सूल को तोड़-तोड़ के तेल में डाल के लगाते हैं। उसका रूल इतना नहीं है। हाँ, तो इंस्टाग्राम पे तो ये ये दिखाया जाता यही है। चल रहा है ना इन सब, क्योंकि वो देख के लग रहा है कि यार कुछ तो डिफरेंट कर रहे हैं। नहीं, हुँ, सिंपल तेल ही आप लगा लें, तो ही आपको कंडीशनिंग इफेक्ट मिल जाएगा। उसमें विटामिन ई की कैप्सूल तोड़ के लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेटर है उस कैप्सूल को आप खा लें, खाने में ज़्यादा फ़ायदा है। ज़्यादा फ़ायदा है। उसका ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल है विटामिन ई कैप्सूल को खाना, ना कि तोड़ के उसको सर पे लगाना। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, किस स्टेज पर आप ये सजेस्ट करते हैं कि किसी पेशेंट को आना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट के हुँ। लिए? तो अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट इतना पॉपुलर हो गया है कि 18-19 साल के बच्चे आते हैं कि हमारा हेयर ट्रांसप्लांट करिए। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट हेयर थिनिंग या हेयर लॉस का ट्रीटमेंट नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट बाल्डनेस का ट्रीटमेंट है। आपकी बाल्डनेस आ गई, अब आप क्या करोगे? अब आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन है। अब वो बाल्डनेस चाहे इतने से एरिया में आई हो या इतने बड़े एरिया में आई हो, जितने भी एरिया में बाल्डनेस आ गई, रूट्स खत्म हो गई, अब आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, अगर आपको वहाँ पे बाल उगाने हैं तो। तो मेरा जो एक जनरल सजेशन है, हम उसको ग्रेडिंग ऑफ हेयर लॉस कहते हैं। तो अगर आपका ग्रेड 2 से ज़्यादा हेयर लॉस है, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करने के कैंडिडेट हैं। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन दिस आल्सो हाँ, हाउ पीपल अब विल नो। ग्रेड 2 क्या है? सो आपका आपने देखा होगा हेयर लॉस कैसे होता है, लोगों का माथा चौड़ा होना शुरू होता है हुँ, या यहाँ पे हुँ, पैच बनता है या दोनों एक साथ होता है। हुँ। तो अगर आपका हेयर लॉस 1 फिंगर हुआ है, बस इतना सा, आपका 1.5-2 सेंटीमीटर लाइन पीछे गई है, तो उसको कहते हैं ग्रेड 1। 2 फिंगर हुआ है, उसको कहते हैं ग्रेड 2 और 1 पाम हो गया है तो ग्रेड 3 एंड सो ऑन। तो अगर आपका हेयर लॉस कम से कम 3 साढ़े 3 सेंटीमीटर अगर रिसीड हो गया है, जिसकी वजह से माथा चौड़ा दिखने लगा है, दैट इज़ द मिनिमम टाइम जब आपको हेयर ट्रांसप्लांट कंसिडर करना चाहिए। कि भई अब लुक खराब हो रहा है, हेयर स्टाइल नहीं बन रहा, फोरहेड ब्रॉड दिख रहा है और खासतौर से अगर यंग एज में हो गया है, जिससे वो लुक में वो प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। ज़रा-सा नॉचेस पीछे गए हों, ज़रा-सी थिनिंग हो गई हो, बाल हैं लेकिन हल्का से थिनिंग लग रही हो, तब आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना है। वो आपके लिए और ज़्यादा नुकसानदायक होगा। आपके एक्जिस्टिंग हेयर खराब हो सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट तभी कराना है जब किसी एक एरिया से 90% से ज़्यादा रूट चले गए और आपका मन है मेरे इस जगह पे बाल आएँ, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट से फ़ायदा मिलेगा। बट बहुत छोटे से रिसेशन के लिए ज़रा-सा पैच यहाँ पे बना है, उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट मत करिए। जब वो हेयर लॉस, जब वो रिसीडिंग हेयर लाइन आपकी लुक के साथ इंटरफेयर कर रहा हो, तब आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। क्या होम्योपैथिक दवाई काम करती है रीग्रोथ के लिए हेयर? रीग्रोथ के लिए तो एलोपैथिक दवाई भी काम नहीं करती है। नहीं करती? नहीं, रीग्रोथ कुछ नहीं है। देयर इज़ नो रीग्रोथ ऑफ रूट्स। रूट्स गई तो रूट्स गई, रीग्रोथ नहीं है। लेकिन रूट्स हैं, तब आप वर्क कर सकते हो, क्वालिटी बेटर कर सकते हो। तो उसमें होम्योपैथिक भी थोड़ा बहुत काम करती है, एलोपैथिक ज़्यादा काम करती है, बट होम्योपैथिक सेफ है, एलोपैथी में साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी है। तो किसका कैसा हेयर लॉस है, कितना सीवियर है, उसके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। बाकी आयुर्वेद हो या होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो, सबका अपना-अपना रोल है। सब कुछ कंबाइन कर लें तो और भी अच्छा है। मेरा थोड़ा-सा होम्योपैथी में पर्सनली विश्वास कम है हेयर लॉस को लेके, क्योंकि बहुत पेशेंट्स हमने देखे हैं जिन्होंने सालों-साल होम्योपैथी यूज़ किया और अपना टाइम वेस्ट करके और बाल गँवा के फिर फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट के उस पे है। उससे मैं बेटर करता हूँ कि आप अपना डाइट बेटर कर लें, आयुर्वेदिक ऑयल लगा लें, होम्योपैथिक कुछ अच्छी क्वालिटी के शैम्पूज़ वगैरह होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी लोशंस होते हैं, वो सब आप यूज़ कर लें, रादर देन चेन ऑफ होम्योपैथिक क्लिनिक में जाके आप पैकेज-वैकेज बुक कराएँ। जो आपने भी देखा होगा, एक बहुत फेमस चेन हुई थी या और एसएमएस भेजती थी आपको। सो वहाँ पे पैसे और टाइम वेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, ओके। अच्छा, आप शैम्पू की बात कर रहे हैं, तो अब
मार्केट में इतने तरह की वैरायटीज ऑफ शैम्पूज हैं कि आप जब भी कभी आप किसी भी सैलून में जाते हैं तो दे ट्राई टू सेल समथिंग। यस अब यहाँ पर एक तो वो एक्सपर्ट नहीं है, दे आर नॉट डॉक्टर्स, वो तो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन वो कन्विंस ऐसे करते हैं कि लोग खरीद ही लेते हैं। Correct. तो आप उस केस में क्या सजेस्ट करते हैं कि उनको अब, और शैम्पू ऐसी चीज के लिए कोई शायद डॉक्टर के पास जाएगा भी नहीं, तो कैसे वो सजेस्ट या कैसे सेलेक्ट करे हाँ। कि वो कैसा, किस तरह का शैम्पू, कंडीशनर या हेयर ऑयल कैसे ले फिर वो? देखो, एक तो ये भी एक बहुत बड़ा झूठ हमें बोला गया है, बहुत बड़ा मार्केटिंग गिमिक है। मेन शैम्पू, विमेन शैम्पू, चाइल्ड शैम्पू, वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू एंड पता नहीं कौन कौन से शैम्पू। तो सारे शैम्पूज एक जैसे ही होते हैं, पर थोड़ा बहुत क्वालिटी का फ़र्क होता है। कोई सल्फेट फ्री, कोई सल्फेट वाला, किसी की खुशबू ऐसी, किसी की खुशबू वैसी, किसी की पैकेज इकोलॉजिकल फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, किसी की नहीं है, प्लास्टिक बेस्ड है। तो मेरा ये मानना है कि शैम्पू से, बहुत महंगे शैम्पूज यूज़ करने से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होता है, ख़ास तौर से हेयर लॉस पे। शैम्पू एक साबुन है जो आपकी गंदगी को साफ़ करने के लिए है। सैलून्स में जब एडवाइस करते हैं हेयर फॉल के लिए वाला शैम्पू कर लीजिए, आप मत खरीदिए उसको। ऐसा कोई शैम्पू नहीं होता जो आप करेंगे आपका हेयर लॉस ठीक हो जाएगा। हाँ, आपने स्कैल्प पे कोई, अपने बालों पे कोई ट्रीटमेंट कराया है, लेट्स से कलर करवाया है या आपने कोई केराटिन स्मूथनिंग कराया है, तो वो आपको शैम्पू रिकमेंड करते हैं। वो शैम्पूज़ क्या होते हैं, जिनमें पीएच स्किन के बराबर का होता है, जो नॉन ड्राइंग शैम्पूज़ होते हैं, जिसका कंडीशनर का क्वालिटी अच्छा होता है, ताकि आपने जो कलर चढ़ाया है बालों पे या केराटिन की जो लेयर चढ़ाई है, वो ज़्यादा समय तक टिक जाए। इसको हम Okay. कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पूज़ कहते हैं। तो वो सब अगर आपको यूज़ करना है तो आप करें। लेकिन अगेन, कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पूज़ में वर्सेस एक नॉर्मल कोई सा भी एफएमसीजी शैम्पू में इतना कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है क्वालिटी का। ये थोड़ा-सा एक मार्केटिंग गिमिक है। आम जनता को कैसे पता करना चाहिए कि वो कैसे यूज़ करें? तो 2 ही पैरामीटर हैं जिस पे शैम्पू आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। उसको हम कहते हैं हेयर पोरोसिटी। आपके बालों में लिक्विड सोखने की और छोड़ने की कितनी क्षमता है, उस लिक्विड एज़ इन तेल सोखने की और छोड़ने की कितनी क्षमता है, उसको हेयर पोरोसिटी कहते हैं। आप अपना ड्राइनेस ऑफ हेयर देखिए, अगर आपको लगता है आपका बाल बहुत ड्राई है, लिम्प है, तो आप ऐसा शैम्पू यूज़ करें जिसमें या तो कंडीशनर हो या आप अलग से कंडीशनर यूज़ करें। और आजकल केराटिन बेस्ड शैम्पूज़ भी आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके आपके बालों में शाइन आ जाए, एक सुलझापन आ जाए और चमक आ जाए, वो जो फ्रिज़ीनेस चली जाए। अगर आपको अपने बाल बहुत ऑयली या आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो आप ऐसे शैम्पू यूज़ करें जिसमें कंडीशनर ना हो। उसको हम कहते हैं क्लियर शैम्पूज़। तो आप क्लियर शैम्पूज़ यूज़ करें जिससे आपको प्रॉपर सफाई मिले, आपका ऑयल निकले और आपका स्कैल्प और हेयर क्लीन दिखें। चल, लड़के तो साबुन भी लगा के काम चला साबुन लेते ठीक है, हैं। साबुन बिल्कुल ठीक चीज़ होती है साबुन। तो ये भी एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है कि बालों के लिए शैम्पू, फेस के लिए फेस वॉश, हाथ के लिए हैंड वॉश, बॉडी के लिए साबुन या बॉडी वॉश। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अब किसी होटल में जाएँ तो आपको दिखेगा हैंड हैंड बॉडी हेयर वॉश और एक कंडीशनर अलग से। ये बिल्कुल सही चीज़ है। मैं पर्सनली एक ही चीज़ यूज़ करता हूँ कि आज मेरे हाथ में साबुन आ गया तो यहाँ पे भी साबुन लगेगा, यहाँ पे भी साबुन लगेगा, बॉडी पे भी साबुन लगेगा। आज हाथ में शैम्पू आ गया तो यहाँ पे भी शैम्पू लगेगा, यहाँ पे भी शैम्पू लगेगा और बॉडी पे भी शैम्पू लगेगा। ये सब कुछ एक साबुन है। आजकल हार्ड शैम्पू, जैसे शैम्पूज़ जब आप सोचते हो तो आपको क्या लगता है, लिक्विड। मन में इमेजिन आप करते हो लिक्विड। अब हार्ड शैम्पूज़ भी आ गए। वो है क्या? वो साबुन ही है। नॉर्मल सर, मैं आपको बताता हूँ, आप हँसेंगे, गाँव में हमने लोगों को हाँ। रिन की टिक्की से सर्द होते हुए देखा है। सर वो देखो, वो ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा-सा ज्ञान। तो विम बार से लेके बहुत एक्सपेंसिव शैम्पू तक या बेबी साबुन तक, सब कुछ पोटेशियम सॉल्ट है। वो नुकसान करेगा। सब कुछ पोटेशियम सॉल्ट है, ये साबुन है। पोटेशियम सॉल्ट होना ही पड़ेगा, तभी वो अच्छा, साबुन बनेगा, अच्छा। तभी वो गंदगी निकालेगा। लेकिन जो रिन है, उसको क्या निकालना है? उसको खाने का तेल निकालना है। तो वहाँ का पोटेशियम सॉल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। खाने की थाली पे जिसमें अभी आपने बटर चिकन खाया है या पनीर बटर मसाला खाया है, उस पे अपना बेबी सोप लगोगे तो क्लीन नहीं होगा, वहाँ पे आपको विम लगाना पड़ेगा। फिर आया कपड़े धोने का साबुन, वो उससे थोड़ा-सा माइल्ड सॉल्ट है, क्योंकि उसमें आपको अभी भी गंदगी निकालनी है, आपको नॉर्मल साबुन से वो नहीं निकलेगी। तो आया सर्फ, एरियल एक्सेट्रा, वो थोड़ा-सा लेस, अभी भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, लेकिन बर्तन धोने वाले साबुन से हल्का है। फिर आया साबुन जो आप स्किन के लिए यूज़ करते हो,
वो थोड़ा सा और माइल्ड हो गया। फिर आया बेबी सोप, वो थोड़ा सा और माइल्ड हो गया। सब कुछ वही है, लेकिन उसकी बस पावर थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। तो रिन अगर आप अपने स्किन पे लगाओगे तो आप सफाई तो मिलेगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी मिलेगी, एलर्जी मिलेगी, एकदम ऐसे रफ हो जाएगी स्किन, जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आपको फिर खुजली हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, स्किन में कट्स आ सकते हैं। तो आप साबुन यूज़ करोगे जो आपके ऑयल को थोड़ा सा छोड़ दे वहाँ पे। लेकिन जब आप बर्तन धोगे तो आप ऐसा साबुन यूज़ करोगे जो ज़रा भी ऑयल ना छोड़े। तो बर्तन के लिए बर्तन के लिए विम बार, कपड़े धोने के लिए रिन या एरियल या जो भी, और बॉडी के लिए लाइफ बॉय, डव, पियर्स, जो भी आपको अच्छा लगता हो, ताकि वो कुछ ऑयल छोड़ दे। ओके। जी। सो आप अपने पेशेंट्स को क्या क्या सजेस्ट करते हैं? मतलब आप हेयर पैच हुँ, भी सजेस्ट करते हैं कि भाई पैच लगा लो, जी। या कुछ लोग आते होंगे वो कहते होंगे सर मेरे को ट्रांसप्लांट ही करना, तो जी। किस कंडीशन में, किस केस में आप उनको क्या सजेस्ट हुँ। करते हो? देखिए, दोनों ही अच्छे तरीके होते हैं हेयर रेस्टोरेशन के लिए, और अलग-अलग लोगों को अलग-अलग चीज़ें सूट करती हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस हैं उसके लिए। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है आज की डेट में, वो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ है, क्योंकि वो नेचुरल है, एक बार में काफ़ी लंबे समय तक के लिए आपका काम हो जाता है, और बेसिकली नेचुरल है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो जो भी पेशेंट मेरे पास आता है जिसको किसी भी एरिया में बॉल्डनेस है, उसको हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट सजेस्ट करते हैं, अगर हमें लगता है इसको फ़ायदा मिलेगा उस ट्रांसप्लांट से तो। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जब हमें लगता है कि ये हेयर ट्रांसप्लांट इसके लिए सूटेबल नहीं है, उस केसेस में हम उनको पैच सजेस्ट करते हैं कि अब हेयर ट्रांसप्लांट से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, या इस कंडीशन में आपके लिए वो सूट नहीं कर रहा, आप पैच करिए। वो कंडीशंस क्या हैं? नंबर 1 है, जो मेडिकली फिट नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, मे बी कुछ इस तरह के कुछ ब्लड इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें अलाउड नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। बेसिकली आप मेडिकली फिट नहीं है, ट्रांसप्लांट से आपके ऊपर रिस्क है, तो उस केस में हम उनको कहते हैं कि ट्रांसप्लांट मत करिए और आप पैच की तरफ जाइए। सबसे कॉमन है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, अगर ये अनकंट्रोल्ड है तो। नंबर 2, हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल ही नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट में हमें 2 कंडीशन देखनी है। आपकी बॉल्ड स्किन नॉर्मल होनी चाहिए, स्किन में बीमारी नहीं होनी चाहिए, और आपके पास एक डोनर एरिया होना चाहिए। मतलब सर के पीछे के बाल या बियर्ड के बाल या बॉडी के बाल होने चाहिए जो ग्रोएबल हो। कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके स्किन में डिजीज़ है। हमने ऑटो इम्यूनिटी की बात की, बॉल्ड पैच ऑटो इम्यूनिटी से भी आता है, लेकिन वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि उनकी स्किन नॉर्मल नहीं है। दूसरा, कुछ लोगों का पीछे का बाल ही नॉर्मल नहीं होता, वहाँ पे भी हार्मोनल थिनिंग होती है, या बाल इतने कम होते हैं कि हमें मिलेंगे ही नहीं इतने बाल जो हम ट्रांसप्लांट कर पाएँ। तो इनको कहते हैं अनसूटेबल कैंडिडेट्स विथ पुअर डोनर एरिया। तो इनमें भी हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंड नहीं किया जाता है, इनको पैच की तरफ भेजा जाता है। नंबर 3, जिनको क्विक रिजल्ट चाहिए। कई पेशेंट मेरे पास आते हैं कि 2 महीने बाद हमारी शादी है, या हमारे घर में कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, या मुझे तो ऐसा कुछ नीड है कि मुझे 2 महीने में हेयर चाहिए। तो फिर आपके लिए हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट में बाल आने के लिए कम से कम 6 महीने का वक़्त लगता है। तो अगर आपके पास इतना वक़्त नहीं है, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट में मत आइए, आप पैच की तरफ जाइए। और नंबर 4, कुछ लोग डरते ही हैं सर्जरी से। सर्जरी का नाम सुन के डरते हैं, या बहुत ज़्यादा पेन सेंसिटिव है। कई मेरे ही दोस्त हैं जिनको बोलता हूँ, भाई तुम मेरी दोस्ती छोड़ो, मेरे लिए नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हो, मेरे सबसे प्रिय मित्र हो और बॉल्डनेस लेके घूम रहे हो। तो लेकिन वो डरते हैं सर्जरी से, उनको उनको कहते हैं मुझे मेरे से 1% पेन भी मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तो अब फिर आप ट्रांसप्लांट मत करो, फिर एक्सेप्ट द हेयर लॉस या पैच की तरफ जाओ। तो ऐसे केसेस में मैं उनको पैच की तरफ भेजता हूँ। कितनी सिटिंग्स आपको देनी पड़ती हैं एक हाँ। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? तो वो कितना एरिया हम कवर कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। यूजुअली जो सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं वो ग्रेड 3-4, मतलब फ्रंट हाफ बॉल्डनेस लेके आते हैं। वो एक सेटिंग में हो जाता है, 5 से 6 घंटे की वो प्रोसीजर होता है। कई पेशेंट हमारे पास एक्सटेंसिव, जिसको हम ग्रेड 5-6 बोलते हैं, पूरा एरिया बॉल्ड लेके आते हैं। उनमें 2 से 3 सिटिंग लगती है। तो ये जो 2 सिटिंग है, ये गैप में भी की जा सकती है। एक अभी करा लो आगे वाला हिस्सा, दूसरा पीछे वाला हिस्सा 6 महीने साल भर के बाद करा लो, या वो डे 1 डे 2 करके भी की जा सकती हैं, अगर उनके पास इतना डोनर एरिया अवेलेबल है तो। तो जनरली एक सिटिंग, कई बार 2 या 3 सिटिंग लगती हैं हेयर ट्रांसप्लांट में। सर नाउ आई वांट टू कम टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, हुँ, व्हिच इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो है स्किन केयर। जी। और जब हम स्किन केयर की बात करते हैं तो पीपल आर रियली गोइंग टूवर्ड्स द बॉलीवुड एंड ऑल दो सेलिब्रिटीज की, भाई यस। क्या चमकदार स्किन हाँ, है, हाँ। क्या यार इतना अभी एज हो गई है, जवान लग रहे हैं। हुँ। तो वो तो बोटॉक्स या फिर वो स्किन ट्रीटमेंट जो भी हाँ, कुछ होता हाँ, होगा। हाँ। तो अब हम अगर बात करते हैं, सबसे पहले जो प्रॉब्लम हमारे को हुँ, नॉर्मल आती है वो आती है डी टैन और हुँ, ये सब प्रोडक्ट्स यूज करना, हुँ। क्योंकि टैनिंग बहुत होती है इंडिया जी, में। जी। तो इसका सबसे बड़ा इलाज क्या, सिर्फ डी टैन ही है, हुँ।
या हम उसको पहले से प्रिवेंट कर सकते हैं, या किस तरह की क्रीम यूज करनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि लड़कों में तो सर क्या होता है ना, कुछ भी नहीं यूज करते, कुछ नहीं। लड़कियां फिर भी स्किन हाँ, केयर करती हाँ, है। हाँ। तो मैं दोनों के लिए चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि क्या एक पैटर्न होना चाहिए स्किन केयर के लिए? देखिए, सबसे बड़ा जो कंसर्न है जो हमारे प्राइवेट ओपीडी में स्किन को लेके आता है, वो पिगमेंटेशन है सबसे कॉमन। क्योंकि हमारी जो स्किन है वो टैनिंग प्रोन स्किन है। इंडियन स्किन को टाइप 4 या टाइप 5 स्किन कहा जाता है, जिसमें स्किन कैंसर नहीं होते, लेकिन स्किन टैन बहुत जल्दी हो जाती है, मेलानिन बहुत जल्दी बन जाता है। तो अगर आप किसी भी से पूछो कि भाई आपको एक चीज़ बताओ जो आपको अपनी स्किन पे नहीं चाहिए, वो है टैनिंग। टैनिंग नहीं चाहिए। तो टैनिंग ना हो या टैनिंग ठीक हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन। अब टैनिंग के लिए आप क्या लगाते हो? आप लगाते हो सनस्क्रीन, ठीक? लेकिन सनस्क्रीन हम गलत सनस्क्रीन यूज़ करते हैं और गलत तरीके से यूज़ करते हैं। घर में अभी हम बैठे हुए हैं, अभी सनस्क्रीन का कोई रोल नहीं है, जो कि एडवर्टाइजिंग कर दी गई है कि घर में भी बैठो, ट्यूबलाइट से भी आपकी टैनिंग हो जाएगी और आपका स्किन टैप हो जाएगा। घर में भी ऐसा कुछ नहीं है इंडियन स्किन के लिए। सनस्क्रीन आपको कब लगाना है? जब आप धूप में सन को एक्सपोज़ कर रहे हो, तब आपको सनस्क्रीन लगाना है। सही टाइम क्या है? एक्सपोज़ करने से कम आधे घंटे पहले आप सनस्क्रीन लगाएँ, तो आपको बेस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा। जा जाने से जस्ट पहले लगाएँगे, तब इतना प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि हमें फिज़िकल सनस्क्रीन भी चाहिए, जो लाइट को रिफ्लेक्ट आउट कर दे। हमें केमिकल सनस्क्रीन भी चाहिए, जो थोड़ा बहुत जो लाइट पास हो जाए, उसको एब्ज़ॉर्ब कर ले, स्किन को डैमेज ना करने दे। तो आधे घंटे पहले आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है। नॉर्मली हम कौन-सा सनस्क्रीन यूज़ करते हैं? अल्ट्रा हम बात करते हैं। अगर आप सनस्क्रीन कौन-सा अच्छा है, आप बताओ? सर मैं तो लगाता ही लगाते नहीं नहीं हूँ। हो। लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा एसपीएफ। हाँ, एसपीएफ। एसपीएफ ज़रूर सुना होगा, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये जो एसपीएफ है, वो अल्ट्रावायलेट रेज़ के लिए बना है। व्हाइट स्किन के लिए बना है, क्योंकि उन्हें कैंसर से बचाना है। तो बात होती है 30 एसपीएफ, 50 एसपीएफ, 100 एसपीएफ। वो है अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन। टैनिंग कहाँ हो रही है? इंफ्रारेड रे से टैनिंग हो रही है। तो अगर आपका गोल है सनस्क्रीन का कि आपको टैनिंग नहीं हो, आपको वो सनस्क्रीन यूज़ करना है जिसमें इंफ्रारेड प्रोटेक्शन है। तो ये आपको चूज़ करके लेना है। नॉर्मल सनस्क्रीन में यूवी प्रोटेक्शन होता है, वो टैनिंग से इतना नहीं बचाएगा। तभी कई लेकिन लोग इंडिया में तो सब यूवी वाले बेच रहे हैं। वही वही चलता आ रहा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर नहीं हुआ। अब ये कॉन्सेप्ट सामने आया है कि टैनिंग तभी आपने कंप्लीट किया, हमने तो सनस्क्रीन लगाया फिर भी टैनिंग हो गई। हम तो पूल में खूब सनस्क्रीन लगा के गए, क्रिकेट खूब सनस्क्रीन लगा के गए, फिर भी टैनिंग हो गई, क्योंकि आपने अल्ट्रावायलेट रेज़ से नहीं बचाया। प्लस हम वो व्हाइट वाले सनस्क्रीन यूज़ करना हमने बंद कर दिया है। जैसे आपने पहले क्रिकेटर को देखा होगा, क्रेग मैकडरमट को और एंड्रू साइमंड्स को देखा होगा, वो व्हाइट लगाते हैं, वो है ज़िंक क्रीम। वो है टोटल फिजिकल ब्लॉक। वो अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल सब कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। आपने एक ऐसी लेयर ही बना दी स्किन के ऊपर कि कोई पेनिट्रेशन नहीं है। लेकिन आमतौर पे तो हम लगा नहीं सकते, व्हाइट तो बन नहीं सकते, तो हम यूज़ करते हैं केमिकल सनस्क्रीन जो यूवी प्रोटेक्टर्स हैं। लेकिन हमें वो सनस्क्रीन यूज़ करने हैं जो इंफ्रारेड प्रोटेक्टर है। तो अब ऐसे सनस्क्रीन आए हैं जिसमें इंफ्रारेड प्रोटेक्शन है, जो आपको टैनिंग से बचाते हैं। तो ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, सनस्क्रीन कितना भी कोई बोल ले, बहुत ज़्यादा वाटर और स्वेट रेजिस्टेंट नहीं होता है। तो अगर आप लंबे समय तक धूप में हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं या बीच पे रिलैक्स कर रहे हैं, तो आप ट्राई करें कि हर 2 घंटे में सनस्क्रीन रिपीट कर लें, जो आमतौर पे लोग नहीं करते हैं। तो पहले 2 घंटे आपको प्रोटेक्शन मिल गया, उसके बाद आपका वो सनस्क्रीन अब काम नहीं कर रहा, तो आपको रिपीट करना ज़रूरी है। और तीसरा, अगर टैनिंग हो ही गई है, तो उसको कैसे निकालें? माइनर टैनिंग है, हल्की सी है, बॉडी पे है, तो आप घरेलू उपचार करें। उसमें आप नींबू यूज़ कर सकते हैं, आप बेसन यूज़ कर सकते हैं, हल्दी यूज़ कर सकते हैं, आलू का पेस्ट कद्दूकस करके यूज़ कर सकते हैं। ये आपके माइनर टैनिंग के लिए। मैं चाहता हूँ कि इसको आप प्रॉपर वे में बताएं। हाँ, ठीक है। अगर यूज करना हाँ, है तो यूज कैसे कैसे करा करना है? जाएगा? फेस के टैनिंग के लिए फिर भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन पूरे बॉडी पे ट्रीटमेंट इतने प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगर आपकी माइल्ड टैनिंग है या पूरी बॉडी पे आपको कुछ करना है या बच्चों में कुछ करना है, तो आप माइल्ड ट्रीटमेंट जाएँ, और होम ट्रीटमेंट इसमें ठीक काम करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक उपटन बनाना है। उपटन का बेस आप दही ले लीजिए, या अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो मलाई युक्त दूध ले लीजिए, मलाई ले लीजिए। उसमें आप थोड़ी-सी हल्दी, थोड़ा-सा बेसन जिससे वो पेस्ट बन जाए, और हल्का-सा नींबू निचोड़ दीजिए। तो हल्दी, बेसन और नींबू में एंटी पिगमेंटेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसका आप अच्छा-सा एक उपटन बनाइए, उसको अपने बॉडी पे, फेस पे, बच्चों पे, जहाँ पे भी यूज़ करना है, लगा के आधे घंटे तक छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको वॉश कर लीजिए। तो आपको थोड़ा-सा एक एंटी टैनिंग इफ़ेक्ट मिलेगा, और जो आपके लिए सेफ़ भी है, पूरी बॉडी पे लगाने के लिए भी और बच्चों के लिए भी। अगर आपको इससे ज़्यादा टैनिंग है, या आपका ये चीज़ आपके ऊपर वर्क नहीं कर रही है, तो फिर एंटी टैनिंग क्रीम्स आती हैं, जो आप फेस पे लगा सकते हो।
एंटी टैनिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं जो पार्लर्स में भी होते हैं, ज़्यादा है तो क्लिनिक्स में लेज़र बेस्ड एंटी टैनिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिससे जो पिगमेंट बन गया, जो मेलानिन बन गया, उसको आप कम करते हो। प्लस अब आजकल टाइम है ओरल सनस्क्रीन्स का। भई आप सनस्क्रीन लगा भी रहे हो, लेकिन आपको और प्रोटेक्शन चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल्स आती हैं, जो आप सन एक्सपोज़र से पहले ले लो, तो जो सन का डैमेज होगा आपकी स्किन पे, वो थोड़ा-सा कम हो जाता है, क्योंकि आपने एक एंटीऑक्सीडेंट आपके ब्लड में चल रहा है। तो उसको कहते हैं ओरल सनस्क्रीन। ये भी कॉन्सेप्ट आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा बट है। इज इट सेफ? सेफ ये सारा हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं। सो ओके। एंटीऑक्सीडेंट अगर आप जो रिकमेंडेड डोज़ में ले रहे हो, तो ये बिल्कुल सेफ है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। विटामिन सी के लिए भी बोला जाता है कि तो इट इज वेरी गुड। थर्ड में आ रहा था विटामिन सी पे। तो अगर आपकी टैनिंग प्रोन स्किन है, आप चाहते हो कम टैनिंग हो, तो आप विटामिन सी की मात्रा अपनी बॉडी में ज़्यादा रखिए, जो आपको आंवला से, नींबू से, संतरे से, एलोवेरा से मिलता है, और विटामिन सी के टैबलेट सप्लीमेंट्स भी आते हैं, वो आप लीजिए। वो भी एक एंटी पिगमेंटेशन इफेक्ट आपकी स्किन पे देता है। हाउ अबाउट दिस सीरम, जो विटामिन सी सीरम्स आते हैं और रिकमेंडेड करे जाते हैं कि आप रात को सोते हुए लगा लीजिए या सवेरे उठ के आप यूज करें, सो कितना इफेक्टिव होते हाँ, हैं तो ये? ये अच्छी चीज़ है, अगर अच्छी क्वालिटी का सीरम है। जो विटामिन सी, कई मैंने 1-2 रील भी देखी है कि विटामिन सी की टैबलेट को तेल में तोड़ के, तो वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। विटामिन सी का टैबलेट खाने के लिए बना है, लगाने के लिए नहीं बना है। वो आपकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं करेगा। तो स्किन को पेनिट्रेट करने के लिए लाइपोसोमल सीरम्स आते हैं, जिसका बनावट ही ऐसी है कि आपकी स्किन को पेनिट्रेट करके डीपर लेयर्स तक जाएँ, जहाँ पे मेलानिन पिगमेंट जहाँ होता है, वहाँ तक पहुँचे। तो ये लगाना ठीक होता है माइनर पिगमेंटेशन के लिए। एक जनरल स्किन केयर के लिए विटामिन सी के सीरम्स, विटामिन सी के क्रीम्स बहुत फ्रीक्वेंटली रिकमेंड करते हैं हम लोग। अच्छा डॉक्टर, बहुत जगह देखा गया है कि लोगों को यंग एज से ही हुँ, पिंपल्स आ जाते जी, हैं, है ना? उनके फोरहेड पर आ जी, गए या जी। फिर उनके, इसके रीजंस क्या क्या हुँ, है? हुँ। पिंपल का सबसे कॉमन रीज़न होता है एज, प्यूबर्टी, जिसको ओके। हम कहते हैं टीनेज एक्ने। 12-13 साल की उम्र के बाद जब हार्मोन बनना शुरू होता है आपकी बॉडी में, तो आपके पिंपल्स आते हैं। आपके जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, वो उस तरह से रिएक्ट करते हैं कि आपकी स्किन में ऑयलीनेस बढ़ती है। ऑयलीनेस बढ़ती है तो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स आते हैं, और ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स में जब इन्फेक्शन होता है, तो लाल या पीले पिंपल्स आ जाते हैं। तो 12 से 18 साल, 19 साल तक ये नॉर्मल माना जाता है। फिर भी उसको ट्रीट इसलिए किया जाता है कि भई क्लीन, साफ स्किन क्लीन दिखे, अच्छी दिखे, प्लस पिंपल से जो स्कारिंग हो सकती है, वो आप प्रिवेंट कर लो। पिंपल आएगा ही, आपकी ये एज है तो पिंपल तो आएगा, लेकिन आप उसको ट्रीट कर लोगे तो जल्दी दब जाएगा, स्कारिंग नहीं होगी। क्योंकि पिंपल आज नहीं तो कल तो ठीक हो जाना है, लेकिन उसका जो स्कार बन गया, जो उसका दाग बन गया, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम बच्चों में इस एक्ने को ट्रीट करते हैं, ताकि उनकी स्कारिंग डेवलप ना हो, उनको बाद में कोई लेज़र या इस तरह की कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा होता है अडल्ट ऑनसेट एक्ने, जो कि लड़कियों में ज़्यादा देखा जाता है। जब उनमें पीसीओडी या इस तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, तो अडल्ट ऑनसेट एक्ने भी होता है। तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। फिर उसमें हम डायग्नोसिस के बेसिस पे क्या हार्मोन लेवल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करते हैं। तीसरा होता है हाइजीन इशू की वजह से एक्ने। आप सफाई नहीं रख रहे हैं, आपका स्किन ऑयल बना रहा है, उस पे गंदगी चिपक रही है, बट उसको ठीक से साफ नहीं कर रहे हैं, जिससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये भी एक एक्ने का कॉज़ है। आपने कई लड़कों के माथों पे देखा होगा एक्ने, जो बहुत लंबे बाल रखते हैं। तो उनके बाल से ऑयल और डर्ट हमेशा उनके माथों पे लग रही है, स्किन इरिटेट हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाता है। डैंड्रफ की वजह से भी एक्ने होता है, इसको हम कहते हैं पी फॉलिकुलाइटिस। उनको डैंड्रफ है, उनका डैंड्रफ उनके बैक पे गिर रहा है, तो बैक पे पिंपल जैसे दाने हो जाते हैं। तो ये एक्ने से डिफरेंट है, ये नॉर्मल पिंपल नहीं है, ये इन्फेक्टेड फंगल पिंपल्स हैं। पिटायरोस्पोरम फॉलिकुलाइटिस कहा जाता है इसको। तो ये सारे कॉजेज़ हैं एक्ने। सबसे कॉमन है हार्मोनल, जो बच्चों में होता है। दूसरा हार्मोनल, जो लेडीज़ में होता है, एडल्ट ऑनसेट एक्ने। तीसरा बैड हाइजीन की वजह से, और चौथा डैंड्रफ, फंगस की वजह से। डैंड्रफ की वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? डैंड्रफ की वजह से आपको एक तो स्कैल्प इचिंग होती है। बहुत एक्सेसिव डैंड्रफ हो तो पपड़ी दिखती है। क्या कान एस्थेटिकली में भी प्रॉब्लम जा सकती हाँ, है? कान की सुनने में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन वो यहाँ पे भी पपड़ी आती है। अच्छा, तो आपको इचिंग, कान मतलब में आएगा इरिटेशन वो होता है। स्किन का ही ये इश्यू सारा मेजरली। स्किन है। डैंड्रफ की वजह से हियरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, ओके। एंड विल इट अफेक्ट आई साइट आल्सो? नॉट आई साइट, नॉट कहीं आई पे भी साइट। वो यहाँ पे प्रॉब्लम भी है? डैंड्रफ आता है। हुँ। आईलैशेज़ पे भी आ सकता है, बट ये सब कुछ एक्सटर्नल है, इरिटेशन हो सकता है आपको, बट नॉट टू द आई साइट। ओके। अच्छा, बहुत लोगों को इंडिया में शौक है हुँ, कि गोरा होना है, और आपने देखा बहुत एड्स भी हमारे यहाँ पे ऐसे ही बनते हैं कि भाई गोरे होने वाली क्रीम जी, लड़कियों को दिखाते हैं, उसका कलर थोड़ा डार्क है या ऐसा डस्की कलर है, तो हाँ, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन उसने अचानक से कोई क्रीम लगाई जी, और उसकी किस्मत चमक गई। जी। ये एक शौक है इंडिया में, हो सकता है अंग्रेजों को देखकर ये शौक आता है कि हमें गोरा होना है, लेकिन आपके हिसाब से व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, हुँ।
कि गोरा होना इंपॉर्टेंट है हम्म। या एक हेल्दी स्किन इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स आप हेल्दी स्किन ही हाँ, कहेंगे। हम तो हेल्दी स्किन कहेंगे, वो पॉलिटिकली भी करेक्ट है और लेकिन वैसे फैक्चुअली भी वही करेक्ट है, क्योंकि हमारी कंट्री है फेयरनेस ऑब्सेस कंट्री, बट अब थैंकफुली अब ये कम हो रहा है। पहले तो बड़े खुलेआम वो जो एड्स आप बता रहे जी। हो धड़ल्ले से चलते थे, मतलब इतने ज़्यादा बॉडी शेमिंग एड्स हैं वो, बट वो धड़ल्ले से चलते थे। बट अब गवर्नमेंट के भी रेस्ट्रिक्शंस हैं और लोग भी अब अवेयर हो गए हैं कि भाई इतना भी कोई हवा नहीं है फेयर स्किन। इनफैक्ट वेस्टर्न वर्ल्ड तो टैंड स्किन चाहता है, हाँ, आई नो। वो उनका ऑब्सेशन है टैनिंग करो, टैनिंग सलोन करो, टैनिंग स्प्रे करो। हमारा ऑब्सेशन है गोरे बनो, गोरे बनो। हमारा ये मानना है और हमारे एसोसिएशन का भी ये मानना है कि फेयरनेस और ये स्किन लाइटनिंग इसकी तरफ तो हमें जाना नहीं चाहिए। हमें जाना चाहिए ग्लो की तरफ। स्किन अच्छी दिखे, स्किन फ्रेश दिखे, उसमें कोई बीमारी ना हो। ये हेल्दी स्किन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी स्किन हेल्दी दिखे है तो वो चमकेगी, वो खूबसूरत दिखेगी। सिर्फ वो सांवला, बल्कि सांवला तो सुंदर कलर होता है, हमारा नेचुरल कलर है वो। सो गोरेपन की रेस थैंकफुली अब कम हो रही है और आगे भी कम होनी लेकिन क्या चाहिए। आपके पास आते हैं लोग गोरे होने के लिए? थोड़े तो आते ही हैं, थोड़े तो आते ही हैं। उनका बड़ा स्पेसिफिक ये रहता है कि भी गोरा बना दो। हमारा स्पेसिफिक आंसर होता है, पॉसिबल नहीं है। नहीं, लेकिन बहुत सारे फ़िल्म स्टार्स को मैंने देखा, एक हाँ। टाइम पे वो बड़े डार्क थे। जी, जी, अब लेटली उनकी स्किन ब्राइट हो गई है। जी। सिर्फ कैमरा हाँ, तो नहीं हो सिर्फ सकता, कैमरा नहीं, नहीं स्किन ब्राइट हुई है। स्किन बिल्कुल, ब्राइटनेस हाँ, ट्रीटमेंट भी एक हाँ, होता हाँ, है। हाँ, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट हाँ। इट इज़? सो दिस इज़ द करेक्ट वर्ड, स्किन ब्राइटनेस ट्रीटमेंट रादर देन स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट। स्किन लाइटनिंग में हमारा आंसर है नो, स्किन ब्राइटनिंग येस। तो इसमें क्रीम्स भी हैं जिसको हम हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम्स कहते हैं, और अब तो नॉन हाइड्रोक्विनोन बहुत सारे ऑप्शंस, अच्छे हर्बल ऑप्शंस आ गए हैं जिससे आपका मेलानिन कम हो जाता है। कुछ आईवी ड्रिप्स होते हैं जो आपने जो बॉलीवुड के नाम लिए, उसमें वो आईवी ड्रिप्स यूज़ किए गए हैं जिससे आप अपने ब्लड में एक मात्रा में ग्लूटाथियोन आप डालते हो, जिससे आपके मेलानिन पूरी बॉडी में कम होता है। अपार्ट फ्रॉम अदर बेनिफिट्स, ये एक एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट आपको मिलता है कि आपके स्किन का कलर थोड़ा-सा ब्राइट हो जाता है। इज़ इट वो सेफ? काफ़ी, इफ डन प्रॉपर्ली। क्योंकि ओवर अभी आपने हाँ देखा जी। कि शेफाली जरीवाला के जी, साथ जी, एक जी, जी। केस हुआ एंड जी, शी जी, शी लॉस्ट हर लाइफ। जी। बोला यही जा रहा था हुँ, कि वो कोई स्किन ट्रीटमेंट जी, रेगुलर कर रही थी जी, और उन्होंने जी, आईवी ली थी, इस जी, वजह से हुआ। जी, तो जी। ये भी एक एक्सट्रीम लेवल। ये एक्सट्रीम लेवल है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि एक तो अगला डिबेट है कि उनको फेयरनेस की ज़रूरत क्या थी हुँ, ऑलरेडी, बट ठीक है। सो उन्होंने अपैरेंटली विटामिन सी के इंजेक्शंस शायद लिए और बहुत ही फास्टिंग स्टेट में, फास्टिंग मतलब 2 दिन से वो उनका कोई फास्ट चल रहा था और फिर वो विटामिन सी के इंजेक्शंस उन्होंने लिए। विटामिन सी क्या करता है, अगर आप इंजेक्ट करते हो तो आपके सेल्स में शुगर को नहीं घुसने देता। इसको कहते हैं हाइपोग्लिसीमिया। हाइपोग्लिसीमिया इंड्यूस करता है विटामिन सी। तो अगर आप ऑलरेडी बहुत फास्टेड हो, शुगर ऑलरेडी आपके कम है बॉडी में और फिर आप विटामिन सी लेते हो तो और शुगर कम हो सकता है, जिसकी वजह से हाइपोग्लिसीमिया डेवलप होता है और हाइपोग्लिसीमिया में चक्कर आना, कार्डियक अरेस्ट होना पॉसिबल है। और शायद यही अनफॉर्चुनेटली उनके साथ हुआ। तो इसीलिए हमारा सबको यही एडवाइस है, जो भी ग्लूटाथियोन या विटामिन सी के ड्रिप्स ले रहे हैं, कि आप कभी भी फास्टिंग स्टेट में, जब आप किसी प्रकार का उसको क्या बोलते हैं, व्रत हो। किसी प्रकार का जब आपने व्रत रखा हुआ है या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, तो फास्टिंग स्टेट में आप कभी भी ग्लूटाथियोन, विटामिन सी या कोई भी इस तरह का ब्यूटी आईवी ड्रिप ना लगाएं, उससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो ओके। हमेशा खाना खाने के बाद ही, जब आप फुल फील कर रहे हो, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, तभी ये सारे ड्रिप्स लगाना सही है। लेकिन ये तो नेचुरल सोर्स से भी लिया जा सकता है। हाँ, उस लेकिन वो डोज़ नहीं मिलती। जब हम अच्छा। नेचुरल सोर्स से लेते हैं या विटामिन सी के टैबलेट खाते हैं या ग्लूटाथियोन के टैबलेट खाते हैं, तो पहले वो पेट में डाइजेस्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत ब्लड में जाता है जो लिवर मेटाबोलाइज़ कर देता है और फिर वो हमारे बॉडी में, जहाँ पे आपको अगर स्किन पे चाहिए, वो वहाँ पे पहुँचता है। लेकिन व्हाट डू यू सजेस्ट, रिकमेंडेड डोज़ क्या रहेगी विटामिन सी अगर कोई लेना ही चाहे? क्योंकि हम नींबू तो खाते ही हैं, हाँ, संतरा हम खाते ही हैं, हाँ। अभी भी देखिए सर्दियाँ आ रही हैं, जी, तो लोग खूब संतरे और मौसमी तो बिल्कुल, खाएँगे ही बिल्कुल, खाएँगे। बिल्कुल। उसके अलावा जब बीच में कोविड वाला टाइम आया था, तब हुँ, सबको विटामिन सी सबने खूब को खाई दी विटामिन गई, सी। जी, है ना? हाँ, और उससे फ़ायदा भी हो रहा बिल्कुल। था। तो आप क्या बताते हैं लोगों को कि किस तरह की सोर्स ऑफ विटामिन सी हुँ, ओरली ली हुँ, जाए? हुँ, हुँ। आईवी तो इट्स लाइक हाई हाँ, आईवी लेवल हो एक गया। अलग डोमेन में हाँ, चले गए हम। घर पे आप ले सकते हो, बहुत सारे सस्ते लिम्सी-सेलिन, बहुत सारे टैबलेट्स आते हैं, जी। वो आप खा सकते पूरा हो। इफ़ेक्ट करती है वो अच्छे से। हाँ, उनका अच्छा अच्छा ऑब्ज़र्वेशन है, जो आपको आरडी है, जो रिकमेंडेड डेली जी, अलाउंस में चाहिए, वो आपको मिल जाता है वहाँ से। ओके। तो जो आपको अपनी इम्यूनिटी के लिए चाहिए, एक हल्के से स्किन ग्लो के लिए चाहिए, हेयर हेल्थ के लिए चाहिए, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। 500 एमजी दिन में 1 से 2 बार आप ले सकते हैं। वो च्यूएबल टैबलेट्स है, उसको आप निगल भी सकते हैं पानी के साथ, अदरवाइज़ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं वो। नींबू भी, हाँ, नींबू पानी? नींबू पानी पी लीजिए, उससे थोड़ा-थोड़ा मिलेगा। ये आपके लिए ईज़ी हो जाता है थोड़ा, जब आपको लगता है नहीं ठीक है, आप अगर आप खूब आँवला, अगर आप आँवला दिन के 2 आँवला खा रहे हो, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है टैबलेट ओके। की। लेकिन कितने लोग खा पाते हैं? तो उनके लिए ये टैबलेट्स ठीक हैं।
ओके, सीवकथॉर्न के लिए बड़ा बोला गया कि उसमें विटामिन सी बहुत सारा होता है जी और जी बहुत फेमस भी हुआ। तो इज इट ओके टू टेक सीवकथॉर्न एवरी डे? आई वुड नॉट से एवरी डे, बट जब आपको लग रहा है कि आपके डाइट से आपको नहीं मिल रहा है तो आप उस समय एज अ सप्लीमेंट ले लो उसको। ओके, एज अ सप्लीमेंट ही यूज कर हाँ, सकते हैं। as a supplement use करो ओके उसको। डॉक्टर, आई वांट कि ना आप थोड़ा सा हमें ना एक पैटर्न बताएं। हम्म, आपके पास ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग आएंगे, जी लेकिन बहुत सारे लोग कहीं कहीं बैठे हुए हैं जिनको जानना है जी कि क्या है, खासकर जेंजीज, जी क्या रूटीन होना चाहिए स्किन केयर हाँ, का? देखिए स्किन केयर ऐसा करो आप जो आपके लिए सिंपल हो, सस्टेनेबल हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेयर पे लेयर, आजकल कोरियन बहुत फेमस हो गया है कि 7-7 लेयर एक बार में लगा रहे हैं, वो आप कभी-कभी कर लो, कोई फंक्शन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके पहले कर लो। बट लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल करो और वो सिंपल भी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले हाइजीन, एक अच्छा सा क्लेंजर चूज़ करो जो आपकी स्किन को सूट करे। आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयल कंट्रोल क्लेंजर, आपकी स्किन ड्राई है तो सेंसिटिव स्किन क्लेंजर। तो ये आप पहले क्लेंज करो। उसके बाद अगर आपको कुछ भी सीरम लगाना है, विटामिन सी वगैरह अगर आपको ज़रूरत है तो आप लगाओ, अदरवाइज डायरेक्टली आप मॉइस्चराइज करो स्किन को, क्योंकि जैसे ही आप साबुन से धोते हो आपकी स्किन के नॉर्मल ऑयल्स निकलते हैं, आपकी स्किन ड्राई होती है। तो एक हल्का सा मॉइस्चराइजर कर लो। अगर आपकी स्किन सुपर ड्राई है तो आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर करो। अगर आपका स्किन ऑयली, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करो, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करो, क्योंकि नहीं तो फिर एक्ने आने लगेगा। तो क्लेंस किया, उसके बाद मॉइस्चराइज किया, और अब अगर आप धूप में जा रहे हैं तो आप ऊपर से ऑन टॉप सनस्क्रीन लगा लीजिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू नीड। इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्किन कैंसर तो यूवी वाले सनस्क्रीन लगाइए, इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम टैनिंग तो इंफ्रारेड वाले सनस्क्रीन लगाइए, और बेस्ट होता है फिजिकल सनस्क्रीन लगाइए जो हल्का सा वाइट लेयर दे दें आपको, ताकि आपके स्किन के अंदर भी अब्जॉर्ब ना हो, पानी के थ्रू हमारे समुद्रों में भी ना जाए, और आपको सन प्रोटेक्शन भी मिल जाए। तो ये एक सिंपल डे स्किन केयर है। रात को वॉश कर लिया, क्लिंस कर लिया, हल्का सा हाइड्रेट कर लिया, और एक अगर आपको एंटी एजिंग की ज़रूरत है तो रेटिनॉल के सीरम्स आते हैं, वो आप रेटिनॉल लगा लीजिए। तो फर्स्ट वॉश, सेकंड रेटिनॉल ताकि वो स्किन में अब्जॉर्ब हो, और थर्ड हल्का सा मॉइस्चराइजर डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप। इतना अगर आपने कर लिया तो दिस इज अ गुड स्किन केयर एक्सटर्नली। रेटिनॉल को रात में ही लगाना है, रेटिनॉल को सिर्फ रात में लगाना लेकिन है। रेटिनॉल के साथ आई डोंट रिमेम्बर द नेम, उसके साथ एक और भी रिकमेंडेड होता है कि ये दोनों ही साथ में लगाने नहीं, हैं। रेटिनॉल के साथ फिर बहुत सारे एडिशनल चीज़ें होती हैं। कई रेटिनॉल के साथ विटामिन सी होता है, हम्म, कई रेटिनॉल के साथ मॉइस्चराइजर प्रीमिक्स होता है। व्हाट इज रेटिनॉल? रेटिनॉल एक ग्रुप ऑफ केमिकल है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं जो आपकी स्किन को रीसर्फेसिंग करते हैं। आपकी स्किन की जो साइक्लिंग है वो डेड लेयर हटती है और अंदर से एक फ्रेश लेयर आती है। तो रेटिनॉल बेसिकली आप ऐसा समझो कि आप अपनी स्किन को हर जेंटल तरीके से घिस रहे हो, अच्छा, ठीक है, ताकि डेड लेयर निकल जाए और अंदर से एक फ्रेश लेयर दिखे, ताकि आपकी स्किन ब्राइट दिखे, एक्ने वगैरह जो आ रहे हैं वो क्लीन हो जाए। एंड एनीवन कैन यूज इट? एनीवन अनलेस द स्किन इज वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव स्किन में वो इरिटेशन और ड्राइनेस करता है रेटिनॉल, बट एनीवन हु हैज ऑयली टू ड्राई, नॉर्मल ड्राई स्किन कैन यूज तो रेटिनॉल। मतलब रात को सिर्फ मुंह धोया हम्म, और कुछ लगाना है या फिर सिर्फ रेटिनॉल लगा नहीं, लो? रेटिनॉल लगा के फिर मॉइस्चराइजर लगाए, डायरेक्ट उसके कॉन्टैक्ट। बाद हाँ, डायरेक्ट मॉइस्चराइजर? कॉन्टैक्ट रेटिनॉल से करेंगे तभी वो अच्छे से पेनिट्रेट होगा। दूसरा, रेटिनॉल का फायदा ये होता है कि वो फाइन लाइंस पे और एज एन एंटी एजिंग भी वर्क करता है, क्योंकि जब आप अपनी स्किन को हल्का सा एक्सफोलिएट करते हो तो आपकी डर्मिस जो इंटरनल लेयर है वो स्टिमुलेट होती है और लेकिन कोलेजन यंग एज बनता में है। कैसे? नहीं, यंग मैं तो कह रहा हूँ जिसको ज़रूरत है, अच्छा, मतलब 15 साल के बच्चे को लगाने की ज़रूरत नहीं है ऑफ रेटिनॉल। कोर्स, ये उनके लिए जो 30 प्लस हो गए हैं, मैं बात जो कर रहा एंटी हूँ एजिंग। कॉलेज गोइंग की, मैं बात करता हूँ हाँ, 20 to 30 वालों की, तो 20 वो और क्या 30 करें? में भी रेटिनॉल करें, क्योंकि उससे आपका नॉट जस्ट हम सिर्फ फाइन लाइन के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम उसको एक्ने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, हम उसको फ्रेश लुकिंग, ग्लोइंग लुकिंग स्किन के लिए भी कर रहे हैं, हम उसको पिगमेंटेशन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो मल्टीपर्पस है, इसलिए रेटिनॉल आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट का फेवरेट हो गया है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों पे वो वर्क कर रहा है। एंड डू यू सजेस्ट एनी नेम और एनी नहीं, देयर रेटिनॉल इज ओके? सो मेनी, आई सजेस्ट यू द परसेंटेज। 1% रेटिनॉल आप यूज़ करें, जो आपको एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। ओके, 1% से ज़्यादा भी आते हैं, लेकिन उसके लिए 5% रेटिनॉल भी आते हैं, लेकिन उसके लिए आप एक बार डॉक्टर को दिखा के ही यूज़ करें, क्योंकि वो आपकी स्किन में इरिटेशन वगैरह कर सकता है। तो सिलेक्टेड लोगों में हम हायर परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं, बट आपको रेटिनॉल यूज़ करना हो तो 1% आप यूज़ करिए। ओके। एंड व्हाट डू यू सजेस्ट डूज एंड डोंट्स हुँ। फॉर द मेकअप? क्योंकि मेकअप तो हाँ। सर आजकल रोज होता जी, है जी, है ना? जी, आजकल जी। ऑफिस जाते हुए हुँ, भी हो रहा है और कॉलेज जाते हुए भी हो हुँ, रहा है। हुँ, अब उसमें डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद हो सकता है हुँ, सर्टेन टाइप ऑफ मेकअप्स हुँ, विल इफेक्ट द स्किन। यस। तो आप क्या उसमें डूज एंड डोंट्स बताते हैं?
देखिए मेकअप वही प्रोफेशनल नीड अब बन गया है काफ़ी लोगों के लिए, और लोग काफ़ी लेयरिंग ऑफ मेकअप भी करते हैं। प्रोफेशनल जो मेकअप एक्सपर्ट हैं वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको वाटर बेस्ड मेकअप यूज़ करना है या मिनरल बेस्ड मेकअप यूज़ करना है। तो जिनकी स्किन ड्राई होती है उनमें एडवाइस किया जाता है वाटर बेस्ड मेकअप करने का, जिनकी स्किन ऑयली, नॉर्मल टू ऑयली होती है उनमें एडवाइस किया जाता है मिनरल बेस्ड मेकअप यूज़ करने का। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप ऑयली स्किन पे आप वाटर बेस्ड करेंगे तो एक्ने बढ़ सकता है। ड्राई स्किन पे मिनरल बेस यूज़ करेंगे तो बहुत केकी फ़ील आ जाता है, ड्राई ड्राई सा फ़ील होता है। तो वो मेकअप के प्रोडक्ट्स आपको एक सही यूज़ कर लेने चाहिए, एक अच्छे एक्सपर्ट से गाइडेंस लेके, और फिर आप उसको आगे यूज़ करते रहें। मेकअप को बहुत लंबे समय तक नहीं छोड़ना है, ठीक है? मेकअप आप बहुत लंबे समय तक छोड़ देते हो, तो आपके जो पोर्स जिसको हम बोलते हैं स्किन पे, वो ब्लॉक हो जाते हैं और उससे एक्ने वगैरह बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेस्ट ये होता है कि मेकअप का जब आपका काम हो गया 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे के बाद, तो उसको लगा के सोएँ ना आप। आप घर आके उसको वॉश कर लें। और यहाँ पे लोग गलती करते हैं, स्पेशल मेकअप रिमूवर्स यूज़ करते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स यूज़ करते हैं, वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। तो बेस्ट मेकअप क्लेंजर इज़ साबुन। आप अपने नॉर्मल फेस वॉश से या साबुन से उसको धो लें अच्छे से, ये हो गया आपका मेकअप क्लीन, इतना काफ़ी है। और आपने अगर काफ़ी लंबे समय तक थिक लेयर ऑफ मेकअप यूज़ किया है, तो वॉश करने के बाद एक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें या थोड़ा-सा कोकोनट ऑयल अपने स्किन पे लगा लें, जिससे वो स्किन को एक हीलिंग, जो मेकअप ने जो डैमेज किया है, वो हीलिंग का टाइम मिल जाए स्किन को। अच्छी क्वालिटी का मेकअप, डिपेंडिंग ऑन स्किन टाइप, मिनरल या वाटर बेस्ड मेकअप, उसको साबुन से धो लेना और स्किन को थोड़ा-सा हाइड्रेटेड रखना उसके बाद, तो मेकअप लॉन्ग टर्म में डैमेज नहीं करेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे 4 या 5 आप डेली डाइट हुँ, के फूड्स बताएँ कि हुँ, जो रिकमेंडेड है, लेना हुँ, ही चाहिए हुँ, स्किन और हेयर दोनों के लिए। ठीक है। तो आपको अपना प्रोटीन सबसे ज़्यादा रखना है, तो अगर आप नॉन प्रोटीन ज़्यादा रखना है, प्रोटीन अपना ज़्यादा रखना है। कितना आपका रिकमेंडेड डोज़ होता है? अगर आप वर्कआउट वगैरह नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल इंसान के बारे में बात करते हैं, तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो अगर आपका सर वज़न मिलता ही नहीं है, मतलब फिर अब यहाँ पर मैं हुँ, सॉरी बीच में आपको हुँ, थोड़ा-सा मैं रोक हुँ, रहा हूँ क्योंकि बाद में भूल ना जाऊँ। हाँ, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है हाँ, जिसको हम एज़ एन इंडियंस हाँ, सबसे कम ले रहे हैं हाँ, और करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट्स हम बहुत जी, ज़्यादा ले रहे हैं। अब 100%। इसको कंप्लीट कहाँ से करें, ये हाँ, भी बताइए? सो यही जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटीन। और अगर 70 किलो के आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और जैसा आपने कहा ये आसान नहीं है करना। हुँ, जो वेज हम खा रहे हैं, दाल प्रोटीन के नाम पे हम क्या खा लेते हैं, दाल छोले राजमा खा लिया, इतने 1 कटोरी, और बाकी इतना सारा सब्जी खाया और इतना सारा आलू खाया। हमें मिल चावल रहा भी है खा लिया। चावल और रोटी से पेट भरा, और दाल तो इतनी सी हमने हाँ, ली। तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन भी वेजिटेरियन सोर्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक बार देखिए कि आप जो खा रहे हैं कि उससे आप कितना प्रोटीन ले रहे हैं। अगर आप 100 ग्राम दाल खा रहे हैं, आपको सिर्फ 14 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है उसमें। अगर आप 100 ग्राम सोया खा रहे हैं, तो आपको 30 से 35 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो अगर आप सिर्फ दाल खा रहे हैं अपने प्रोटीन के नाम पे, तो आपको दाल की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। आपको अपना आलू और आपको अपना चावल, अपना रोटी कम करना पड़ेगा। सर लेकिन कितनी दाल खा सकता है कोई वही आदमी? आप क्वेश्चन है कि कितनी दाल खा सकते हो? भई आपको हर मील में दाल खानी है, चाहे छोले राजमा खाना है, तब आप बड़ी मुश्किल से 40-50 ग्राम तक पहुँचोगे। तो क्या इसके लिए फिर सप्लीमेंट्स चलते हैं? देखो, अगर डाइट से बेटर कर लिया आपने, तो इससे डाइट से अपना फुलफिल कर लिया 70-80 ग्राम, वेजिटेरियंस के लिए बहुत तो प्रॉब्लम है। मुश्किल है। तो अब यहाँ पे सप्लीमेंट का रोल आ जाता है। और जब मैं प्रोटीन बोल रहा हूँ, इसका मतलब वे प्रोटीन नहीं बोल रहा हूँ मैं। प्रोटीन और भी प्रकार के होते हैं, सिर्फ़ वे एक प्रोटीन नहीं है। बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन होते हैं, और आजकल वेजिटेरियन, वीगन प्रोटीन आ गए हैं, जो राइस के बने होते हैं, मतलब जो चावल के बने होते हैं, जो छोले चिकपीस से बने होते हैं, तो वो आप एडिशनली ले सकते हो। पहले हम लोग थ्रेप्टिन यूज़ थ्रेप्टिन करते थे, बिस्किट्स आते बिस्किट हैं, खाते अभी भी थे, आते हैं। अभी भी आते हैं, बीमारों को देते थे कि भई जी। आपको नहीं मिला, आप थ्रेप्टिन खाइए। तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते अभी भी हो। खा सकते हैं हाँ, थ्रेप्टिन? थ्रेप्टिन खा सकते हैं, लेकिन उसमें अब थ्रेप्टिन से बेटर चीज़ें आ गई हैं। हुँ, क्योंकि अब वीगन जो प्रोटीन्स हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ के आ गए हैं। उसमें आपको एक स्कूप में 20-25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो अगर आपको अपने डाइट से आपका 40-50 ग्राम ही हो पा रहा है, तो आपको रात को सोते हुए या शाम को एज़ अ स्नैक आप वो वीगन प्रोटीन ले सकते हैं। और अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो फिर आप दिन का 1 स्कूप व्हे प्रोटीन भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। बट बहुत एक्सेसिव व्हे प्रोटीन से भी प्रॉब्लम देखी गई है। स्किन इश्यूज़ भी, हेयर इश्यूज़ भी एक्सेसिव व्हे प्रोटीन से। अप टू 1 स्कूप सेफ माना जाता है। ओके। तो ये सारी चीज़ें एज़ अ सप्लीमेंट आप ऐड कर सकते हो। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड भी है हमारी नॉर्मल डाइट में। दूसरा है आयरन। आयरन आपके बालों के लिए खास तौर से हेल्पफुल है, जो आपको सारी हरी सब्जियों से और सारी लाल सब्जियों से मिलता है। तो वो आपको ऐड करना चाहिए। तीसरा है विटामिन ए, जो आपकी स्किन, आपकी हेयर और आपकी आई साइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको सारी पीली सब्जियों से मिलता है। कैरट, गाजर से, पम्पकिन, कद्दू से और पपीते से, इनसे आपको विटामिन ए मिलता है। बाकी स्किन के लिए हमने विटामिन सी में डिटेल में बात कर ही ली है, जो आपको सारे साइट्रस फ्रूट्स, आंवला, ऑरेंजेस, मौसम्बी से मिलता है।
और आजकल हेयर में बात होती है बायोटिन की। हम्म। तो बायोटिन हमें मिलता है या तो अंडों से मिलता है, और हम वेजिटेरियन तो हमें नट्स और सीड से बायोटिन मिलेगा। और एक चीज़ इसके बारे में बात नहीं होती है, वह है ओमेगा 369 कॉम्प्लेक्स, ओमेगा। तो ओमेगा आपको या तो नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलता है या फिर आपको सीड से मिलता है। तो आपको, अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आपको चिया सीड, फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड, इन सब चीज़ों को भी अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इससे न सिर्फ आपकी स्किन और हेयर बेटर होगी, बट आपका हार्ट हेल्थ, आपका ब्लड, आपके जॉइंट्स, सब में आपको जनरल एनर्जी लेवल्स, सब में आपको फ़ायदा इज इट मिलेगा। फाइन टू टेक ओमेगा कैप्सूल? बिल्कुल, यस। सो उसमें भी आज वेजिटेरियन ओमेगा, जिनको फ़िश तो बेस्ट सोर्स है, हम्म। जिनको फ़िश ऑयल नहीं चाहिए, उनके लिए आजकल वेजिटेरियन ओमेगा कैप्सूल्स भी आ गई हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप सीड्स वगैरह नहीं ले पा रहे हो, आपके रूटीन में नहीं फिट बैठ रहा है, तो आप वो सप्लीमेंट ले सकते हो। कोई ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें प्रोटीन को छोड़ के बाकी हाँ। सब चीजें मिल जाए? कोई ऐसा अभी मल्टीविटामिन ऐसे आप सजेस्ट करते हैं? मल्टीविटामिन तो बहुत सारे आते हैं। अगेन इसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन बहुत सारे पुराने अच्छी क्वालिटी के इंडियन इम्पोर्टेड दोनों ही तरह के मल्टीविटामिन आते हैं, जिसमें आपको आपके विटामिन्स और मिनरल्स पूरे मिल जाते हैं। फॉर दैट पीपल कैन कॉन्टेक्ट यू डायरेक्टली एंड आस्क यू कि आप क्या हाँ, सजेस्ट, क्योंकि कई बार ये होता है, हाँ, हमने देखा है कि ना कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप ना ये सर्टेन ये वाली चीज खा लो, हाँ, क्योंकि उनके या तो ट्राइड एंड टेस्टेड है या हाँ, उनकी हाँ, बात हो रखी है या जी, उन्होंने देखा है, अपने जी, एक्सपेरिमेंट करे, जी, जी। तो उस बेस पे भी कई बार सजेस्ट करा जाता है। हाँ, नहीं, एक ए टू ज़ेड गोल्ड करके कैप्सूल आती है। इज इट नॉर्मल गुड? ए टू ज़ेड, दीज़ आर गुड इंडियन ब्रांड जो काफ़ी लंबे समय से चल रही है। लेकिन सर वो मेरे आप ले को सकते हो। लास्ट टाइम किसी तो डॉक्टर ने बोला था हुँ, शायद, हुँ, एंड आई वाज देयर टू हुँ, बाय इट, हुँ। तो उन्होंने मुझे बोला अरे ये तो केमिकल बेस्ड है, मैं हाँ। आपको जो है ना कुछ और देता हूँ, हाँ, ये देखो, बिल्कुल हाँ, बढ़िया नहीं, चीज अब है। देखो बेटर चीज़ें तो आती रहती हैं महँगी। अब बहुत महँगे सप्लीमेंट भी आते हैं, एक-एक टैबलेट 200-200 रुपए की भी आती है। हाँ, तो उन्होंने महंगा वाली दिया बाद में। हाँ, तो ठीक है, मतलब वो थोड़ा-सा और बेटर होगा। लेकिन मैं एक जनरल पब्लिक के बारे में बात कर रहा हूँ, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो बता रहा हूँ। तो ये ठीक लगती है मुझे। इसमें रिज़ल्ट्स मतलब अब ए कुछ टू ज़ी इज गुड। हाँ, ए टू ज़ेड इज़ डिसेंट डिसेंट इनफ। मैं ये चाहूँगा कि आप मत लो, ब्रांड नेम तो ज़्यादा अच्छा है, उसको कमेंट में लिख दो। तो हमें हमें अलाउड नहीं होता है ब्रांड आई नेम लेना। अंडरस्टैंड। सो वी आर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वी आर नॉट अलाउड टू इवन हमारे प्रिस्क्रिप्शन में भी अब जहाँ तक हो सके जेनेरिक ही वी लिखना राइट। है। हाँ, जनरली अब ए टू ज़ेड में या किसी मल्टीविटामिन में इतने 50 इंग्रीडिएंट है, उसका जेनेरिक नहीं लिख सकते हम, तो ठीक है करेक्ट। ये वाला ले लो। बट जो मेडिसिन लिखते हैं, हम जेनेरिक ही लिखते हैं मेडिसिन। ओके। सो कोई भी अच्छा मल्टीविटामिन आप ले सकते हो। अच्छा रेप्यूटेड है, आप सर्च करके आपको पता चल जाएगा कि ये रेप्यूटेड है, तो आप उसको आप मल्टीविटामिन ले सकते हो। ओमेगा जनरली अलग से ही मिलता है हमें, तो वो आपको सेपरेटली लेना होगा। और आजकल तो ज़माना कस्टमाइज़ेशन का आ गया है। जी। मल्टीविटामिन कम हमने यूज़ करते हैं। टेस्ट जब हम कराते हैं तो क्या डेफिशिएंसी है? अगर किसी को ज़िंक की डेफिशिएंसी है, तो उसको ज़बरदस्ती विटामिन ए और बी क्यों खिलाना है? तो हम उसको ज़िंक देंगे। हाउ डू यू गो फॉर दिस टेस्ट? क्योंकि मैंने जनरली सुना है और देखा भी है कि हुँ, सिर्फ 2 ही टेस्ट को हुँ, ज़्यादा तवज्जो दी हुँ, जाती है, हुँ, विटामिन डी एंड हुँ। विटामिन बी12। हाँ, नहीं, ये तो जेनेरिक है जो आपके हेल्थ पैकेज में आता है। अच्छा। लेकिन जब हमारे पास कोई आता है तो हमें लगता है इसके ये प्रॉपर प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर लॉस है या एक जनरल वीकनेस के लिए अगर आप फिजिशियन के पास जाओ, तो अलग-अलग टेस्ट लिखे जाते हैं। ज़िंक, आयरन, फेरिटिन, डी3, बी12, सेलेनियम, हीमोग्लोबिन। तो ये सारे टेस्ट अलग से लिखे जाते हैं कि कहाँ पे डेफिशिएंसी है, किसको हमें हिट करना है। अगर मेरा विटामिन डी सही है, तो मैं ज़बरदस्ती क्यों विटामिन डी कैप्सूल लूँगा? ट्रू। सो तो मल्टीविटामिन में आपको सब कुछ मिला है। दूसरा मल्टीविटामिन का एक नेगेटिव एस्पेक्ट आपको बताता हूँ। ये देखा जाता है कि अगर आप एक ही टैबलेट में सब कुछ लेते हो, तो पेट में जाके वो मिक्स हो जाता है। उसको कहते हैं चिलेशन। तो वो फिर आपके स्टूल में वो एक्सक्रीट हो जाएगा बाहर, आपके ब्लड में इतना नहीं जाएगा। तो आजकल कॉन्सेप्ट ये हुआ है कि आप प्रिसाइज़ स्पेसिफिक विटामिन लो, ना कि मल्टीविटामिन लो। अच्छा, जिसकी तो कमी है वही लीजिए। जिसकी कमी है वो लीजिए। अगर आपको सब कुछ लेना है, तो अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग टैबलेट के द्वारा लीजिए। तो आपका एब्ज़ॉर्प्शन बेटर होगा, कम डोज़ में आपका काम चल जाएगा। ओके। तो एंड बेस्ट टाइम टू टेक ओमेगा इज मॉर्निंग, आई आफ्टरनून? वुड सजेस्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट इज़ द बेस्ट टाइम। मैग्नीशियम एट नाइट, ज़िंक आप कभी भी ले सकते हो, मॉर्निंग भी ले सकते हो, इवनिंग भी ले सकते हो। और आफ्टर मील बेटर टाइम होता है खाने का, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत इरिटेशन हो रहा है टैबलेट से, वो कम हो जाता है। खाने के साथ एब्ज़ॉर्प्शन बेटर हो जाता है। ओके। तो ये है। मैग्नीशियम का एक स्पेसिफिक टाइम माना जाता है, रात को लेना चाहिए मैग्नीशियम, क्योंकि एंड हाउ अबाउट दिस आयुर्वेदिक थिंग, अश्वगंधा हो गया या अभी शिलाजीत के बारे में जी, बहुत बात हो जी, रही है, जी। सो इज इट हाँ, ओके टू टेक दैट? 100% आई टोटली मैं खुद पर्सनली भी कई सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ। और मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है आयुर्वेद में, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पुराना साइंस है और टाइम टेस्टेड साइंस है। अगर आपको अच्छे प्रोडक्ट मिलना मुश्किल होता है, अगर आपको अच्छे प्रोडक्ट अच्छे वैद्य के थ्रू के गाइडेंस से मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अश्वगंधा
बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, स्लीप बेटर करने के लिए, एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। शिलाजीत, सफ़ेद मूसली, गोक्षुरा, ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बेटर करने के लिए, बोन हेल्थ को बेटर करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे ही फीमेल वेलनेस के लिए बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स और जड़ी बूटियाँ आती हैं, वो सही है। तो आयुर्वेद का आपको अच्छा सोर्स मिल रहा है तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। अश्वगंधा तो मेरा मानना है कि 40 प्लस लोगों को तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए एंड शुड अश्वगंधा। बी टेक इट एट नाइट और मॉर्निंग एंड मॉर्निंग व्हेन? एंड इवनिंग। सो जो तो 2 टाइम लिया रिकमेंडेड जाए। होता है, एक टैबलेट या जिस भी फॉर्म में आप ले रहे हो, एक मॉर्निंग में ले लो, एक रात को ले लो। क्योंकि अच्छा। मॉर्निंग में आपकी बॉडी में एनर्जी रखता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, रात को नींद रिलैक्स करता है, आपकी नींद अच्छी आती है। सो अब यहाँ पे इट्स अ पता वेरी गुड थिंग। कन्फ्यूज़न क्या होता है हुँ, डॉक्टर हुँ, कि सपोज़ हमने किसी को बोला मतलब आपने हुँ, किसी को बोला कि हुँ, चलिए आप आयुर्वेदिक ले लीजिए। हुँ, नाउ इज़ इट ओके कि आयुर्वेदिक के साथ अब वो ओमेगा 3 भी खा ले? हाँ, कि मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट के बाद हाँ, उसने खाया ओमेगा 3 हुँ, और साथ में उसने ले लिया हाँ, हाँ, अश्वगंधा, तो हाँ। कोई इसमें हाँ, बिल्कुल। इंटरैक्शन नहीं है। ये किसने कहा कि ओमेगा 3 एलोपैथिक है या कुछ और है? इट्स अ ये नेचुरल। तो सप्लीमेंट है, ये तो नेचुरल चीज़ है। तो सप्लीमेंट्स के साथ कुछ हाँ, भी मिक्स एंड मैच करना कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या सप्लीमेंट ले रहे हो आप? ओके। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट भी एक साथ लेना फ़ायदेमंद नहीं होता। वो सब कुछ मिलके बाहर बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो आपने एक्सेसिव नहीं करना है, आपको थोड़ा-सा गैप दे के करना है। अगर मान लो आप दिन के 5 सप्लीमेंट लेना चाहते हो मान लो, तो आप 2 सुबह लो, 2 दोपहर को ले लो या 1 दोपहर को ले लो, 2 रात को ले लो, ना कि पाँचों टैबलेट एक साथ खा लो। ओके। तो उससे आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्प्शन इतना अच्छा नहीं होगा। ओके। इसको हम लोग अब इसको नाम दिया गया है साइक्लिकल विटामिन थेरेपी। भई आप चीज़ वही ले रहे हो लेकिन डिकंस्ट्रक्टेड वे में ले रहे हो। हुँ। सही टाइम पे अलग-अलग ले रहे हो ताकि जो जाए वो कम डोज़ में भी काम करे और एब्ज़ॉर्ब करे बॉडी, ना कि वो पेट में घुल-मिल के निकल जाए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को आपने ट्रीटमेंट दिया जी। और सिर्फ़ एक ही कैटेगरी नहीं, बहुत सारी कैटेगरीज़ के डिफरेंट डिफरेंट पीपल और शायद वो अपने फ़ील्ड में बड़ा अच्छा काम कर कर आ रहे हैं। जी। तो आपने उनको क्या-क्या ट्रीटमेंट दिया? किस-किस तरह से उनको ठीक करा है? और उनसे आपको क्या सीखने को मिला? हुँ। देखिए, वी आर ग्रेटफुल कि जो इंडिया के इंटरनेशनल के नामचीन लोग हैं, वो आए हमारे पास अपने ट्रीटमेंट्स के लिए। कुछ नाम जो मैं ले सकता हूँ, जिन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आप डिस्क्लोज़ कर सकते हो, वो मैं नाम लेता हूँ आपके सामने। तो मेरे फ़ेवरेट है वीरू भाई, वीरेंद्र सहवाग, जिनका हमने कुछ हेयर ट्रीटमेंट किया है। और मिस मैरी कॉम, जो हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनका हमने हेयर ट्रीटमेंट और स्किन ट्रीटमेंट दोनों ही किया है। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स लाइक मैथ्यू हेडन, साइमन डूल, इंडियन क्रिकेटर्स पार्थिव पटेल, इनका हमने हेयर ट्रीटमेंट किया है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ काम करना और एक एक्स्ट्रा मज़ा आता है। सो वीरू भाई के साथ मैं उनसे 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ वीरू भाई से। तो इतना डाउन टू अर्थ पर्सन और इतना बड़ा लेजेंड होने के बाद भी इतना नॉन फसी पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा। और ट्रांस उनका जो हम प्रोसीजर कर रहे थे उसके दौरान काफ़ी बातचीत होती थी, काफ़ी उन्होंने भी बहुत ज्ञान दिया। तो उनसे जो टेक अवे था मेरा कि भाई बाउंस बैक कैसे करना है। भाई उनके भी करियर में अप्स एंड डाउन्स थे, तो बाउंस बैक कैसे करना है, कैसे अपने काम से आपको डिटैच करना है। जैसे उनका कहता है कि जब मेरा मैच हो गया, मेरी सीरीज़ वर्ल्ड कप हो गया, अब मैंने 2 महीने तक बल्ला अलग रख दिया, उसको टच नहीं किया मैंने, ताकि मैं उसे मतलब मेरा जो शौक है, मेरा जो पैशन है वो बना रहे। सो वो एक बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए कि कई बार मैं भी अपने काम से ब्रेक लेता हूँ, हमारे लिए भी मोनोटोनस होता है और एक बर्नआउट हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ हर 2-3 महीने में मैं 2-3 महीने का ब्रेक लेता हूँ, ताकि ये पैशन टुवर्ड्स माय वर्क वो मेरा पैशन बना रहे। स्ट्रेस में कैसे उनका बड़ा फ़ेमस है कि जब वो शोएब अख्तर को फ़ेस करते थे, तो गाने गाते थे, कि माइंड एकदम फ्री रहे। तो वो उनका बड़ा मुझे अच्छा लगा, तो मैंने भी वो अडैप्ट किया कि जब मैं अपना प्रोसीजर वगैरह कर रहा होता हूँ, ट्रांसप्लांट वगैरह, तो मैं कुछ हेडफ़ोन में कोई ऑडियो बुक वगैरह सुनता रहता हूँ या माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ कई बार जब मैं स्ट्रेस में रहता हूँ। सो दैट इज़ अ वेरी गुड टिप जो उनसे मिला। मैरी कॉम से मुझे रेज़िलियंस एंड हार्डशिप से कैसे बढ़ के अपना एक नाम बनाना है, वो उनसे मिला बिकॉज़ उन्होंने अपनी जब स्टोरी सुनाई कि कैसे मतलब इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उन्हें कैसे ट्रेनिंग की, कहाँ से वो आई और इस लेवल पे कैसे वो पहुँची। दैट वाज़ वेरी, वेरी लाइक इंस्पायरिंग एंड हार्ट वार्मिंग फॉर मी। और बाकी हर हर सेलिब्रिटी से हमें कुछ ना कुछ फ़िल्म सीखने स्टार्स को। के साथ भी आपने काम किया है? जो नाम मैं ले सकता हूँ उनमें गुलशन ग्रोवर जी हैं। अच्छा। तो उनका उनके साथ काम किया अगेन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बैडमैन ऑफ बॉलीवुड और इतना नेगेटिव उनकी जो फ़िल्मी जो किरदार्स हैं, उनके ठीक अपोज़िट वो इन पर्सन है। सच अ हुँ। हम्बल पर्सन, ऑलवेज़ स्माइलिंग, जोक-वोक। तो उनका एक बड़ा फ़ेमस डायलॉग था एक मूवी का, माया मैं बदल दूँगा तेरी काया। तो वही हमने उनको बोला कि अब हम आपकी काया बदलेंगे।
सो नहीं तो बॉलीवुड में इनके साथ हमने काम किया है, जो नाम मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ। बाकी तो लोग हमसे एनडीए साइन करवाते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कांट। मेजरली लोग हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं या फिर वो पैच की तरफ नहीं, जाते हैं? आजकल तो हेयर ट्रांसप्लांट ऑलमोस्ट जितने भी अब सेलिब्रिटी देख लो, मतलब 80% लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट करवा, किसी ने सिर्फ हेयर लाइन पे, किसी ने बड़ा, बट ऑलमोस्ट सबने हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस और जो लुक एक अच्छे किए हुए हेयर ट्रांसप्लांट से आता है, वो पैचेस से नहीं आता। पैच पता चल जाते हैं, तो जो लोग पैच पहनते हैं उनको पता है कि ये तो पैच पहनते हैं। बट हेयर ट्रांसप्लांट की जो ब्यूटी है अच्छे किए हुए हेयर ट्रांसप्लांट की, उससे एक बात ही अलग बनती है। तो सेलेब्स का या स्पोर्ट्स पर्सन का जो डाइट है, हम्म, जो उनको रिकमेंडेड डोजेस हैं, बड़ा नाप-तोल की चीज़ें दी जाती है। जी जी उसके बाद भी इस तरह की प्रॉब्लम उनको देखी गई, जी। ये थोड़ा हम्म। अचंभित करने वाला है, हाँ, ऐसा क्यों? हाँ। नहीं तो इसलिए जैसे कि हमने शुरू में पॉडकास्ट बोला कि डाइट, लाइफ़स्टाइल एक पार्ट है हेयर लॉस का, छोटा पार्ट। 80% पार्ट जेनेटिक्स है, जिसके ऊपर सेलेब्स का भी कोई अब एज़ ऑफ नाउ उनका कोई कंट्रोल नहीं है। जीन्स अगर आ गए हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। हुँ, तो अगर आपके अंदर बॉल्डिंग जीन आया और आप बेस्ट ऑफ फूड खा रहे हो, बेस्ट ऑफ लाइफ जी रहे हो, बेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट में रह रहे हो, तो भी आपका हेयर लॉस होगा। मे बी थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन होगा। जीन से आप बच नहीं सकते। एंड ऑन द फ्लिप साइड, अगर आप सिगरेट पे सिगरेट पी रहे हो, बेकार खाना जंक फूड खा रहे हो, लेकिन आप में बॉल्डिंग जीन नहीं है, तो आपका हेयर लॉस नहीं होगा। सो ये सारा गेम जो है वो जेनेटिक्स का है। उसमें क्या सेलेब, वो जिसको बोलते हैं ना, क्या राजा क्या रंक, हुँ, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। परफेक्ट। या इट वाज़ वंडरफुल या गेटिंग सो मच ऑफ नॉलेज फ्रॉम यू थैंक यू एंड आई थिंक मेरी ऑडियंस आज बड़ी खुश होंगी क्योंकि उनको 2 तरह की कैटेगरीज़ मिली और तीसरी अनकही बात है कि उनको कुछ ये भी पता चला कब क्या कैसे खाना चाहिए, जी जी जी। व्हिच इज़ गुड फॉर हेयर, स्किन यस बट यस ओवरऑल बॉडी एंड वेलनेस के लिए यस भी। यस यस। एंड आई होप आप ऐसे काम करते रहिए, गिव जी नाइसर थिंग्स टू द थैंक सोसाइटी यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। थैंक विल यू सो डेफिनिटली मच। मीट अगेन थैंक यू सम टाइम। थैंक यू थैंक यू।